तो ये है यातो, जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। काफी सालों पहले यातो ने गॉड होने के बावजूद भी बहुत से लोगों को जान से मारा था। यही वजह है कि यातो को सभी गॉड्स के बीच में सबसे डेंजरस माना जाता है। लेकिन फिलहाल किसी वजह से यातो ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं और वो अब लोगों के बीच ही रहकर नॉर्मल गॉड की तरह सबके विशेष पूरी करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यातो को बहुत से लोग जानते ही नहीं, जिसकी वजह से बेचारा सड़क पे आ चुका है। तो ये कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहाँ काफी सारे बच्चे बैठे एग्जाम्स दे रहे थे और क्योंकि अभी एग्जाम्स का सीजन है तो कह सकते हैं कि डर के मारे यहाँ पर सबकी फटी हुई है। इसी बीच बाहर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा अजीब सा क्रिएचर सामने आता है जो कि असल में इन सब की डर की वजह से आया था। जो देख के एक लड़की काफी डरते हुए गॉड से हेल्प मांगती है। तभी बाहर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा एक लड़का कोई उछालते हुए कहता है, चिंता मत करो बट्स, तुम्हारी ये पुकार सुन ली गई है। बगल में खड़े उसके पार्टनर कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्स का टाइम है, सारे बच्चे काफी डरे हुए हैं। या तो बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए हांग के नाम पुकारता है, जिससे वहाँ खड़े उसकी पार्टनर एक हथियार में कन्वर्ट हो जाती है। और या तो जल्दी से उस फैंटम से बचते बचाते उस वेपन को पकड़ते हुए कहता है, तुम जिसने धरती के इस पवित्र जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, तो मैं गॉड या तो हांकी के साथ तुम्हारे एग्जिस्टेंस को यहीं खत्म करता हूँ। और उसी वेपन का यूज करते हुए या तो उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके फिर कुछ देर बाद जब उसने उस लड़की जिसका नाम टोमोने है उसे रिवर्ट किया तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हारे गंदे पसीने वाले हाथ, मुझे इनसे मत छुआ करो। अरे यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। आपस में इनकी थोड़ी बहस होने पर टोमोने उसे रोते हुए कहते कि नहीं, मुझे किसी ऐसे गॉड के साथ नहीं रहना जिसके पास खुदा कोई मंदिर भी नहीं। तुम जैसे आवारा गॉड के साथ मुझे नहीं रहना। दरअसल यार यहाँ पर सीन ये है कि या तो एक काफी वीक गॉड है जो कि इस समय बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए टोमोने जो उसके वेपन के तौर पर उसके साथ थी अब नहीं रहना चाहती। उसका रोना धोना देखकर आखिर में या तो मजबूर होकर उसे रिलीज कर देता है और जाते जाते टोमोने उसका मजाक बनाते हुए चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में यातो को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख रहा होता है ताकि उसे कुछ काम मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि यातो एक काफी वीक और गरीब गॉड है, जिसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो खुद का एक मंदिर बना सके। वो उदास होते हुए खुद से कहता है कि मंदिर की छोड़कर मुझे अपने लिए एक नया रेगिलिया ढूंढना होगा, उसके बिना तो मैं सुरक्षित भी नहीं। असल में इस वर्ल्ड में रेगिलिया गॉड्स के वेपन को कहते हैं जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में होती है, जैसे कि टोमोने थी। वो उदास बैठा ही था कि अचानक एक कॉल आता है। कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, डिलीवरी गॉड या तो आपकी सेवा में हाजिर है। क्या मिलॉर्ड मिसिंग है? वैसे मैं बता दूं कि मिलॉर्ड को इंसान नहीं एक बिल्ली का नाम है, जिसके पूरे शहर में पोस्टर छपे हुए हैं और 3 लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती हैं। गॉड यातो को बिल्ली को ढूंढने का काम मिला है। वो 3 लड़कियां आपस में गॉड्स के बारे में बात करने लगती हैं, जिसमें से एक का नाम था ह्योरी, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट गॉड की बहुत बड़ी फैन है। यहाँ तक कि उसने तो अपने गॉड की वीडियो भी डाउनलोड की हुई है। हाँ, मुझे पता है कि सुनने में काफी अजीब है। यही यातो भी उस बिल्ली को ढूंढते हुए घूम रहा होता है और चलते चलते उसकी नजर ह्योरी पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि या तो उसे देख रहा है, लेकिन असल में वो उस बिल्ली मिलॉर्ड को देख रहा था जो कि ठीक ह्योरी के पीछे ही थी। या तो ये देखते ही तेजी से उस बिल्ली की तरफ बढ़ता है। तभी ह्योरी आके उसे बचाने के लिए जल्दी से धक्का देती है, क्योंकि सामने से काफी स्पीड में एक बस आ रही थी। एक्सीडेंट होने की वजह से काफी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ह्योरी उठ के उसे कहती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, अभी मरने वाले थे तुम। हाँ, लेकिन एक बार जरा तुम उस तरफ तो देखो। असल में हुआ ये कि ह्योरी उस एक्सीडेंट से बच नहीं पाई और पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसकी सोल भी बॉडी से बाहर आ गई है। जिसके बाद अब सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योरी एक हॉस्पिटल में आई हुई थी और वो भी जिंदा। सामने खड़े उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, ये एक चमत्कार ही है कि तुम्हें एक बस से टक्कर लगने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ढंग से होश में आने पर वो पूछती है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ जो मेरे साथ था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला किसकी बात कर रही है ये, क्योंकि ह्योरी के अलावा उन्हें और कोई भी वहां नहीं मिला। ये लोग भूल कैसे सकते हैं, वो लड़का भी तो वहां था। जिसके बाद उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जब ह्योरी सो रही थी। तभी बहुत से लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई देने पर वो जल्दी से उठ जाती है। ह्योरी उन आवाजों से परेशान होकर अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार उन्हें सुन पा रही थी। और तब ठीक 12 बजते ही पता नहीं कहां से या तो प्रकट हो जाता है। उसे ऐसे अचानक अपने बेड पे देख के ह्योरी डरते हुए दूर भागती है, पर फिर उसे याद आता है कि तो वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। तो पहचान लिया तुमने, सुबह मुझे बचाने के लिए थैंक्स। पर वैसे मैं बता दूं कि मुझे उस बस से टक्कर लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। आखिर तुम हो कौन? तो या तो स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं हूँ एक गॉड। ह्योरी को लगता है कि शायद ये बंदा कोई नशा वशा करके आया है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। अरे अरे रुको, मैं सही में एक गॉड हूँ, मेरा नाम है या तो। क्या? लेकिन मैंने तो आज तक ऐसे किसी गॉड का नाम नहीं सुना। ये सुन के बेचारे को काफी बड़ा झटका लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझ जैसे हमारा गॉड को कोई नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टिव गॉड बनूंगा, जिसके काफी सारे भक्त भी होंगे। या तो मन ही मन ये बातें सोच के अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद थोड़ा सीरियस मूड में आके वो कहता है, वैसे आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है, मैं बिना किसी रेगिलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। और एक हीरो टाइप स्टाइल मारते हुए खिड़की से कूद के चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब ह्योरी स्कूल आती है तो बस यातो के बारे में सोच रही थी कि क्या वो सच में कल रात हॉस्पिटल में आया था या बस वो एक सपना था। शाम में घर जाते हुए रास्ते में ह्योरी को उसी बिल्ली का पोस्टर दिखता है, तो वो सोचती है कि शायद अगर वो इस बिल्ली को ढूंढेगी तो या तो भी उसे मिल जाएगा। और वो हर एक जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। दूसरी तरफ इधर अपना गॉड या तो भी कैट फूड लेकर मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद अचानक ही उसकी नजर मिलॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जो बिना कुछ के भाग के उसके पास आ जाती है। या तो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और इतने में आसपास काफी सारे आई बॉस जैसे दिखने वाले फैंटम्स आ जाते हैं। या तो जल्दी से बचते बचाते भागते हुए खेत में आता है, जहाँ एक और बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा था। और या तो क्या आता है उस पर अटैक करने लगता है। मिलॉर्ड को बचाने के लिए वो जल्दी से
से उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा के जैसे तैसे फैंटम से लड़ने की कोशिश करता है, या तो अपना वेपन एक्टिवेट करने का ट्राई करता है, पर उसे फिर याद आया कि उसके पास तो कोई रेगिलिया ही नहीं है। और अब इससे पहले किया तो उस फैंटम का शिकार बन जाता, ह्यूरी आके बचा लेती है और उसे साइड में खड़ा करके जोश जोश में आके लड़ने चली जाती है, पर आखिर में बेचारी खुद ही फंस गई। तभी वो अपने फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट के मूव्स याद करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक करती है, जो कि सही में काम कर गया। लेकिन ये इतना भी कोई खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि फैंटम्स इतनी जल्दी हार नहीं मानते, इसलिए या तो जल्दी से मौका देखते ही ह्यूरी को लेकर निकल जाता है, या तो कि पूरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने एक्चुअल में उसकी जान बचाई है। सुनो तुम, बहुत हो गया, अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन जरा तुम पीछे तो देखो, तुम्हारी सोल ऑलरेडी बॉडी से बाहर आ चुकी है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बस ऐसा मान लो कि तुम्हारी बॉडी अभी सो रही है। और या तो के कहने के थोड़ी देर बाद ही ह्यूरी की सोल वापस उसके बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद एक घर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक छोटा बच्चा काफी परेशान था, क्योंकि मिलॉर्ड उसी की कैट का नाम है। तभी डोरबेल बजती है और जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो मिलॉर्ड वापस आ चुकी थी। वो बच्चा बड़ा खुश होते हुए या तो का थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वो यहाँ बेहोश पड़ी ह्यूरी को कंधे पर उठाकर घर ले जा रहा होता है, लेकिन होश में आते ही वो उल्टा यातो को ही मारने लगी और देखती है कि उसकी पूंछ जो कुछ टाइम पहले वहाँ पर थी वो अब गायब हो चुकी है। उसके पूछने पर यातो बताता है कि तुम्हारे साथ ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। देखो, असल में इस वर्ल्ड में दो किनारे मौजूद हैं, एक नियर शोर और दूसरा फार शोर, और पता नहीं कैसे पर तुम इन दोनों ही वर्ल्ड्स के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान जिंदगी जीते हैं और फार शोर में मौत के बाद की जिंदगी। और तुम्हारे केस में ये हुआ है कि तुम जिंदा तो हो, लेकिन साथ ही एक फैंटम भी बन चुकी हो। फैंटम उन क्रिएचर्स को कहा जाता है जो लोगों की डर की वजह से पैदा होते हैं। तो इसका मतलब मैं भी उन फैंटम्स जैसे ही हूँ। देखा जाए तो हाँ, लेकिन नहीं, तुम हाफ ह्यूमन और हाफ फैंटम हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सोल का इस तरह बॉडी से निकलना ये अब रेगुलर होने वाला है। तो अब आखिर में वापस इंसान कैसे बनूंगी? लेकिन उसके इस सवाल का जवाब तो यातो के पास भी नहीं होता। तुम तो एक गॉड हो ना, कुछ तो बताओ। तो या तो अपनी 5 उंगली दिखा के कहता है, अगर विश पूरी करानी है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या अब गॉड्स भी पैसे लेने लगे? वो भी 50,000? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं एक देवता हूँ और ये बात तो सब जानते हैं, देवताओं को सिर्फ 5 इनका कॉइन दिया जाता है। ह्यूरी भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये कैसी सर्विस है गॉड्स की, पर फिर उसके 5 इनका कॉइन देने पर या तो कहता है, तो बर्ड्स तुम्हारी विश सुन ली गई है। जिसके बाद अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ह्यूरी अपनी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल के घूम रही होती है। थोड़ी दूरी पर ही जब उसे फैंटम्स दिखते हैं तो उसे याद आता है कि यातो ने बताया था कि ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले फैंटम्स हर जगह होते हैं, अंधेरे में, छुपे आसमान में, उड़ते हुए, और तो और यहाँ तक कि लोगों के साथ साथ भी वो हर तरह के रूप और रंग के होते हैं। लेकिन क्योंकि वो दुनिया के दूसरे किनारों के क्रिएचर्स हैं, तो उन्हें जो देख सकते हैं वो सिर्फ बच्चे, जानवर और हम यानी स्पिरिट्स। तभी ह्यूरी को दूर से एक अजीब सा कोहरा दिखाई देता है, जो देख के वो सोचती है कि शायद इसे ही कहते हैं डार्क कोहरा, जिसे फैंटम्स अट्रैक्ट होते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे याद आता है कि यातो ने तो 2 हफ्ते से उसे कांटेक्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ इधर अपने गॉड भाई साहब ट्रेन में अपने काम के एडवर्टाइजमेंट करने बिजी होते हैं और साथ ही साथ कॉल पे ह्यूरी की गालियों को भी सुन रहा होता है। उससे मिलने के लिए ह्यूरी उसे कहती कि मुझे तो अब शक होने लगा है, तुम सच में एक गॉड हो भी या नहीं। तो या तो एकदम से उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हाँ, पर मुझे अभी भी शक है। भला कौन सा गॉड ऐसे ट्रैक सूट और गले पे इस तरह अजीब सा कपड़ा पहनता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरा एक बहुत ही खास स्कार्फ है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो ह्यूरी को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि असल में बात यह है कि यातो को हर कोई नहीं देख सकता, मतलब कि यातो उनके लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम उन फैंटम्स अलग कैसे हुए, क्योंकि तुम्हें भी तो लोग नहीं देख सकते? तो या तो समझाता है कि मैं फैंटम्स का उल्टा फार शोर से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी ह्यूमन के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो लोगों की इच्छा से बना है। पर मेरा छोड़ो, तुम तो खुद हाफ फैंटम हो। तभी ह्यूरी का ध्यान जाता है कि वो फिर से अपनी बॉडी से अलग हो गई। देखो, अगर मैं सच कहूँ तो तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में बिल्कुल भी सेफ नहीं। इस वक्त तुम पूरी एक जीती जाती फैंटम हो, यानी कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे सोल के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे। ऐसा होने पर तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खो दोगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम उस प्रोटेक्टेड लाइन को भी क्रॉस कर दोगी जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, और इसके बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक दर्द से भरा नर्क। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी से मुझे ठीक करो। हाँ हाँ, डरो मत, कर दूंगा। वैसे भी तुमने मुझे 5 येन दे दिए हैं। धीरे धीरे ऐसे पैसे जमा करते करते फाइनली मैं अभी एक दिन खुद का एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा। देख लो यार, गॉड्स के भी अलग ही शौक है। या तो ये सब सोचते सोचते अपनी दुनिया में खो जाता है। तो ह्यूरी उसे कहती है कि आखिर तुम मुझे कब ठीक करने वाले हो? अरे चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगा, पर फिलहाल मेरे पास कोई रेगिलिया नहीं, इसलिए मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता। रेगिलिया गॉड्स के लिए एक वेपन की तरह होता है, उसके होने पर मैं किसी भी चीज से फाइट कर सकता हूँ। हाँ मैं समझ गई, मतलब अभी तुम किसी काम के नहीं, जो सुन के बेचारे को एक बड़ा झटका लगता है। वैसे यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि रेगिलिया असल में स्पिरिट्स के रूप में होते हैं। तब यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है, जो सुनते ही बस एक झटके में ही वो गायब हो गया। जिसके बाद ह्यूरी सोचने लगती है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, और वो फैसला करती है कि कुछ न करने से अच्छा वो यातो का रेगिलिया ढूंढने में उसकी मदद करेगी। जिसके बाद ह्यूरी हर एक छोटे बड़े फैंटम के पास जाके उनसे यातो का रेगिलिया बनने के लिए पूछती है, पर आखिर में इन सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी काफी दूर से एक डार्क ऑरा बाहर आने लगता है, जो देख के ह्यूरी सोचती है कि क्या पता मुझे वहाँ कोई नया रेगिलिया मिल जाए, और उसी तरफ चली जाती है। इधर यहाँ अपना यातो किसी आदमी के बाथरूम की मरम्मत कर रहा होता है। वो आदमी भी उसका काम देख के बड़ा खुश होता है और कहता है कि यार तुमने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें सिर्फ 5 येन देके मुझे बुरा लग रहा है, तुम ये रख सकते हो, मेरी तरफ से एक टिप समझ लो इसे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यातो को तो कोई देख नहीं सकता, तो भला ये आदमी कैसे देख पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यातो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें वो दिखाना चाहता है, यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। इसलिए तो बेचारा पैसा कमाने के लिए सब पार्ट टाइम जॉब
अब भी क्या करता है, या तो अपना काम खत्म करके किसी और गॉड के मंदिर में आकर आराम ही कर रहा होता है कि तभी उसे ह्यूरी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रेगुलर ढूंढ लिया। जो सुनते ही बस एक सेकंड में या तो वहाँ पहुंच जाता है, पर एक रेगुलर के बदले उसे सामने दिखता है एक बड़ा सा खतरनाक फैंटम, जिसे जान बचाने के लिए दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हें किस एंगल से वो रेगुलर दिखा, तुम देख नहीं सकती, ये कितना खतरनाक फैंटम है। हाँ लेकिन तुमने ही तो कहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अरे पागल, मैं मरने के लिए बोलूंगा तो मर जाओगी क्या। तभी ह्यूरी भागते हुए ध्यान देती है कि वो फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ चुकी है, जिसके बाद वो फैंटम तेजी से उन पर लगातार अटैक्स करने लगता है और दोनों जैसे तैसे हो सके उसे बचने की कोशिश करते हैं। ह्यूरी को लगता है कि शायद वो अपनी इस स्पिरिट फॉर्म में बहुत कुछ कर सकती है और यही सोच के अकेले ही लड़ने चली जाती है। फिर यहाँ पर होना क्या था, वो फैंटम उल्टा उसे ही खाने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर ही या तो आके बचा लेता है। इसी बीच गलती से उसका हाथ फैंटम के मुंह में चला गया था, तो जैसे तैसे वो उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के जल्दी से वहां से निकलता है। कुछ देर बाद अब जब दोनों बच के एक सेफ प्लेस पे आ जाते हैं तो ह्यूरी देखती है कि यातो के हाथ से काफी सारा खून निकल रहा है। वो हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन यातो मना करते हुए कहता है कि मुझे छूना मत, वरना तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगी। ये इंसानों जैसा खून नहीं, गॉड्स के लिए एक तरह की अपवित्रता है। अगर इसके ज्यादा फैलने से पहले से खत्म नहीं किया गया तो ये अंदर ही अंदर मुझे खाता रहेगा। और हाँ, वो कोई तुम्हारी पूंछ नहीं है, एक लाइफ लाइन है जिसने की तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म्स को आपस में जोड़ रखा है। अगर ये खत्म हुई तो तुम उसी वक्त मारी जाओगी। या तो ये सब बता ही रहा होता है कि इतने में वो फैंटम उन्हें ढूंढ लेता है। दोनों जल्दी से भागना शुरू करते हैं और अब ह्यूरी को रियलाइज होता है कि मतलब वो वायरलेस नहीं, यानी ये पूंछ उसकी बॉडी और उसकी स्पिरिट फॉर्म के साथ कनेक्ट है। इसलिए तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो लड़ने वाली बेवकूफी दोबारा मत करना। हाँ लेकिन यार तुम भी तो रेगुलर के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, हम भला इससे लड़ेंगे कैसे। भागते भागते यातो की नजर दूर एक स्पिरिट के ऊपर पड़ती है जो देख के वो कहता है एक बच्चा या शायद एक टीनेजर। उनके पीछे से वो फैंटम इतनी स्पीड में आ रहा होता है कि एकदम से उनके पास पहुंच जाता है। तो या तो बिना टाइम गवाए उस स्पिरिट की तरफ जाने लगा और फैंटम को जल्दी से खुद से दूर करके उस स्पिरिट की तरफ इशारा करते हुए कुछ लिखता है, तुम जो इस दुनिया में खो चुके हो, जिसके पास कहीं जाने और लौटने की जगह नहीं, तो आओ मैं तुम्हें पनाह देता हूँ। मेरा नाम है यातो और इस नाम के साथ मैं तुम्हें अपना रेगुलर बनाता हूँ। यातो के कहने के बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकते हुए उसके हाथों में आकर एक बड़ी स्वॉर्ड बदल जाता है और अगले ही सेकंड यातो को उस स्पिरिट का पूरा पास नजर आता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फैंटम तेजी से आके एकदम से उसे खा लेता है। तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, मैं या तो एक गॉड तुम्हारा यही अंत करता हूँ। और ये कहते ही एक झटके में वो उसे टुकड़ों में काट डालता है, पर जख्मी होने की वजह से या तो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आखिर में सब कुछ शांत होने के बाद ह्यूरी अपनी बॉडी में वापस आके यातो से पूछती है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, देख नहीं सकते क्या, अपवित्रता को हटा रहा हूँ। क्या ये बस पानी से ही ठीक हो जाता है? और मैं इसे लेकर इतना सीरियस हो रही थी। वो छोड़ो, कम से कम हमें कुछ फायदा तो हुआ, एक पवित्र स्पिरिट मिली हमें। ओह तो ऐसा होता है रेगिलिया, बिल्कुल एक वेपन जैसा। हाँ इसका नाम है यूकी, पूरा नाम यूकी ने। यातो के कहते ही वो स्वॉर्ड चमककर एक लड़के में बदल जाता है। ह्यूरी तो हैरानी हो गई कि भाई अब ये क्या है, पूरा इंसानी रूप है इसका। यूकी को काफी ठंड लग रही होती है तो यातो उसे अपना ट्रैक सूट देते हुए बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया, मैं हूँ एक गॉड यातो, अब से तुम्हारा मास्टर, तुम्हें आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये कहते हुए यातो बड़े स्टाइल में अपना जैकेट देने लगता है तो यूकी ने कहता है रहने दो, तुम्हारे गंदे पसीने की बदबू आ रही है इसमें। तो ह्यूरी फिर उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है जिसे लेकर जल्दी से लपेट लेता है। बेचारे यातो को हर किसी से अपनी बेइज्जती करवाने की आदत ही हो गई है। जिसके बाद अगले दिन जब दोनों साथ घूम रहे होते हैं तो यातो उसे कचरे में से एक जैकेट उठाकर देता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी महसूस क्यों हो रही है, मैं तो कब का मर चुका हूँ। कुछ देर बाद यातो लंच में यूकी को एक फिश खाने के लिए देता है, लेकिन उससे भी एक बिल्ली छीन के ले जा रही थी। तो इस चक्कर में उसके साथ यातो की बसर शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि देवता ऐसे सड़कों पर आवारों की तरह घूमते हैं। किसी और के मंदिर में सोना और अपने काम का सामान कचरे से उठाना, क्या सच में देवता ऐसे होते हैं। तभी दोनों को जब जोर की भूख लगने लगती है तो यूकी ने कहता है, मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम सच में गॉड हो भी या नहीं। अच्छा ऐसा क्या, मुझ पे शक कर रहे हो, तो चलो अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। जिसके बाद या तो यूकी को लेकर ह्यूरी के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें जो खाना खा सकते हो, ये ट्रीट ह्यूरी की तरफ से है। तभी एक वेटरेस ह्यूरी के लिए पानी लेकर आती है, शायद आपने हम पे ध्यान नहीं दिया, 3 ग्लास लेकर आइए। ओ हाँ सॉरी, मुझे माफ करना, मैं भी लाती हूँ। ये क्या, मुझे तो लगा था कि लोग तुम्हें देख नहीं सकते। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस इसे ऐसा समझो कि हम पे ध्यान दे पाना काफी मुश्किल है। चलो एग्जांपल के तौर पे तुम ये बताओ कि यहाँ पर कितनी वेटर्स हैं। ह्यूरी उनकी तरफ देखने लगी तो या तो कहता है कि नहीं, बिना देखे बताओ। ऐसा है तो शायद मेरे ख्याल से 2, लेकिन यार असल में यहाँ पर 4 वेटर्स मौजूद हैं। तो आप समझ गए तुम, ऐसे ही बिल्कुल उनकी ही तरह मैं और यूकी भी बैकग्राउंड में घुल मिल गए हैं। अगर किसी काम पर ध्यान भी आया तो थोड़ी देर में ही हमें भूल जाएगा। जिसके बाद खाना आने पर दोनों मिलकर ऐसे ठूसने लगे कि जैसे पता नहीं सालों से भूखे हो। लंच के बाद जब ह्यूरी और यूकी बाहर होते हैं तो वो उससे पूछते कि आखिर तुम रेगिलिया बनने पहले क्या करते थे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मर गया था और उसके अगले ही पल यादों के हाथ में था, उससे पहले कि मेरे पास कोई भी यादें नहीं। और बातों बातों में यूकी की नजर वहां पड़ जाती है जहाँ नहीं पड़नी चाहिए थी, इसलिए वो शर्माकर जल्दी से नजर घुमा लेता है। लेकिन यातो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है उसे ये महसूस हो जाता है कि जरूर यूकी ने कुछ बुरा सोचा, क्योंकि गॉड्स और उनके रेगिलिया आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यातो उसके हर बुरे और अच्छे ख्यालों को महसूस कर सकता है। तभी किसी कस्टमर का कॉल आते ही वो यूकी को साथ लेकर जाने ही लगा कि गलती से ह्यूरी के स्पिरिट उन्हें रोकने के चक्कर में उनके साथ ही टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद जब वो लोग उस बुलाए गए लोकेशन पर पहुंचते हैं तो आसपास काफी घना कोहरा छाने लगता है और कुछ लोग एक एक करके सामने आते हैं। तो क्या तुमने किसी चाल में फंसाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? पर तभी सामने खड़े एक इंसान को देखकर ह्यूरी कहती है कि आप टेंजिन हो, गॉड ऑफ लर्निंग।
तो लगता है तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसे देखते ही ह्योरी और युकी ने झुक जाते हैं, जो बेचारे यातो से देखा नहीं जाता। तो ये होता है गॉड का ऑरा, पर यातो तो आपसे बिल्कुल ही अलग है, खाने के भी पैसे नहीं होते उसके पास। इतने में तब टेंजिन की रेगिलिया सामने आती है, जो कि एक नहीं बहुत सारी है। ये सब चीजें यातो से और नहीं देखा जाता। तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ये बताओ। वैसे तुम तो जानते ही होगे अभी बच्चों के एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का सफाया कर दोगे? क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास कुछ काम तो होता नहीं करने को, और अगर चाहो तो तुम मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें अपना खुद का मंदिर जो बनवाना है। इसके बाद टेंजिन कुछ पैसा निकालकर यातो को देने लगता है, पर इस बात से यातो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गॉड्स किसी भी काम के लिए बस 5 येन ही लिया करते हैं। मतलब कि टेंजिन एक तरह से यातो के सामने अपने पैसों को शो ऑफ कर रहा है। जिसके बाद उन लोगों को आखिर करना क्या है ये समझाने के लिए टेंजिन अपनी एक रेगिलिया को उसके पास भेजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तोमोने है। क्या तुमने इसे ज्वाइन कर लिया? हाँ, और अब मेरा नाम मायू है। तोमोने मेरा पुराना नाम था। अब जब युकिने और ह्योरी को पता चलता है कि तोमोने यातो की पुरानी रेगिलिया थी, तो वो पूछते हैं कि इसके घर खाने और कपड़े का क्या सच में ये एक आवारा देवता है? हाँ, इसे कुछ ऐसा ही समझ लो। जो सुनकर दोनों ही उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद अब तोमोने, जिसका कि नया नाम अब मायू है, वो सबको एक रेल ट्रैक के पास लेकर आती है और बताती है कुछ दिन पहले किसी ने बहुत अजीब सी विश मांगी, और जब मैंने जांच किया तो पता चला कि 2 लोगों ने अपनी जान ले ली है। इधर के इलाके में इस जगह पर ही ज्यादातर फैंटम्स पाए जाते हैं, जो कि लोगों के दिमाग पर हावी होकर उनको मरने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि गॉड टेंजिन ने यहाँ पर एक बैरियर भी बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये फैंटम्स इतने हावी हो गए थे कि बैरियर भी उन्हें रोक नहीं पाता। लोग लगातार यहाँ मरते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर काबू कर रहे हैं। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर कोई खुद मरना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। जो सुनकर ह्योरी और मायो को यातो के ऊपर गुस्सा आता है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बात कड़वी है, पर यही सच है। अगर कोई रूह खुद मरना चाहे तो उसका मतलब वो पूरी तरह से वश में है। यहाँ तक कि वो लोग एक रेगिलिया भी नहीं बन सकते। यातो से ऐसी बातें सुन के गुस्से में ह्योरी अकेले ही उन फैंटम से लड़ने चली जाती है, पर यातो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एडवांस पेमेंट तुम्हें मिल चुकी है, तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ह्योरी को अकेले लड़ने देना सही रहेगा। दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योरी अपना काम कर चुकी थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसके सामने एक के बाद एक काफी सारे फैंटम्स अपीयर होने लग जाते हैं, जिनका सामना वो चाह के भी नहीं कर सकती, और वो सब मिलकर ह्योरी को एक ट्रेन ट्रैक पर रख देते हैं, जहाँ पर सामने से एक ट्रेन बहुत ही स्पीड में आ रही होती है। पर तभी एंड मौके पर यादव पहुंच के उन फैंटम्स को काट डालता है और दोनों जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें याद तो है ना, पूंछ कट गई तो अपनी जान गवा दोगी। उसी ट्रेन ट्रैक के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़का खड़ा होता है, जिसे एक फैंटम ने वश में कर रखा था, पर सही टाइम पर यातो अपने रेगिलिया युकिने के साथ उसको टुकड़ों में काट डालता है, और साथ ही उसके इस खतरनाक अटैक की वजह से आसपास की चीजें भी कट जाती हैं। लगता है तुमने तो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक के उस पार तोमोने यातो का शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर झुकाती है। शाम के टाइम तीनों जब जा रहे होते हैं तो ह्योरी उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मरने वालों को नहीं रोकोगे, लेकिन लगता है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते, है ना? तुम गलत हो। मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। और यातो का इन लोगों से मतलब युकिने और तोमोने जैसी रेगिलिया से है, क्योंकि उन सब ने खुद की जान नहीं ली, मतलब वो और जीना चाहते हैं। इसलिए यातो किसी भी दूसरे इंसान को इन लोगों के सामने मरने नहीं दे सकता। उसकी बातों को ढंग से समझने पर ह्योरी रोने लगती है, तो यातो को लगता है कि जरूर युकिने ने ही कुछ किया होगा। रात में आप दोनों एक मंदिर में आते हैं, जहाँ युकिने को काफी ठंड लग रही होती है, तो यातो उसे वही कचरे से उठाई हुई जैकेट लाकर देता है। तो अब बेचारा गरीब का बच्चा क्या ही करे। वैसे आज तुमने अपने पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छा काम किया, मतलब मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल सही था। जिसके बाद युकिने सो जाता है और एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है। सोते हुए या तो अपने ही सपने में डूबा था, जहां वो इस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गॉड बन जाता है और सब लोग उसके ही भक्त बने होते हैं। वो इतना खोया हुआ था कि गुस्से में युकिने ही उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। सुबह सुबह ह्योरी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर युकिने के साथ मिलकर वो भी यातो के सपने का मजाक उड़ाने लगती है। तो लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एक गॉड क्या कर सकता है। मेरे सपने अब सच होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये जो खरीदा, उस औरत ने मेरा हाथ देखकर कहा कि इस मटके पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है, यही मुझे अमीर बनाएगा। जो सुनकर दोनों कहते हैं कि लो भाई, एक गॉड के साथ ही स्कैम हो गया। यातो ने और भी कई सारी चीजें खरीदी थी और उसे लग रहा था कि बस अब इसी से मेरे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन इतनी बकवास सुनकर युकिने और ह्योरी गुस्से में उसका मटका ही तोड़ डालते हैं। बेचारा या तो सदमे में ही चला गया देख के। ये सब फालतू का नाटक छोड़े कम से कम कुछ काम धंधा तो कर लो। अब इसमें मैं क्या करूं जब मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। तो ह्योरी फिर उसे थोड़ा सा आराम से समझाती है कि कोई ऐसा काम तो होगा ही जिससे तुम और ज्यादा पैसे कमा सको। तो या तो खड़ा होते हुए कहता है, जाओ जाकर अपनी बॉडी लेकर आओ, तुम्हें आज किसी से मिलवाना है। फिर वो ह्योरी और युकिने को अपने साथ लेकर कहीं पर आता है। दोनों कंफ्यूजन में ही होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं। और तभी या तो किसी को आवाज लगाता है और अगले ही सेकंड अचानक एक लड़की आके यातो के गले लग जाती है। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई उन्होंने क्या देख लिया। तो यार इससे मिलो, ये है कोफुको, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। जो सुन के उन दोनों को एक बड़ा झटका लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। कोफुको, दरअसल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। हाल ही में मैंने इस बच्चे को अपना रेगिलिया बनाया, पर तुम तो जानती ही हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं उसे इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूँ, पर देखो मुझे, मैं तो उसे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं दे पाया। उसके सामने या तो और ज्यादा ड्रामा करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। तो बेचारी कोफुको से अपने बीएफ की हालत देखी नहीं जाती और उसे कुछ पैसे दे देती है। यातो की तो भाई किस्मत ही चमक गई। तो ये करना था इसे। इसको घटिया इंसान कहना भी घटिया शब्द की बेइज्जती है। इतने में अंदर से एक आदमी आके यातो को एक लात मारता है। मैंने कहा था ना तुझे मेरी मिस से दूर रहने के लिए, क्या इनका चक्कर चल रहा है। असल में यार ये आदमी
कोफुको का एक रेगिलिया है जिसका नाम है कुरो और इंसानी नाम है दाइगोकू। कोफुको असल में 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून में से एक है। वैसे तुम दोनों बड़े अच्छे कपल हो। ऐसा किसने कहा? हम लोग कपल नहीं, लेकिन तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कोफुको को अपनी मिस कहा था। हाँ, क्योंकि मिस तो बस एक टाइटल है, असल में मेरी मास्टर है। क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है? उसका एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख के दोनों की फट जाती है। पीछे बैठा या तो कहता है उसकी आंखों में मत देखना, काफी डेंजरस हो सकता है। ये भले ही तुम्हें बाहर से सख्त दिख रहा है पर बच्चों को देखे पिघल जाता है। जो सुन के गुस्से में दागो को फिर से या तो लात मार के बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर तक चारों आपस में मस्ती करते हैं और बातों बातों में कोफुको बताती है कि या तो वो नहीं जो तुम्हें बाहर से दिखता है वो सभी गॉड्स में सबसे डेंजरस माना जाता है, तो बच के रहना उससे। ये देखो यार, एक अच्छी खबर, मुझे एक नया काम मिला। और युकिने को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। पर दाइगोकू को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर या तो इन्हें यहाँ क्यों लेके आया था। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा अपनी माँ से माफी मांग रहा होता है और तब अचानक या तो प्रकट हो जाता है जिससे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अरे तुमने उसे धक्का क्यों दिया? क्या यार, इतनी जल्दी गिर गया मैं, किस्मत ही खराब है मेरी। तो क्या बात है वर्ड्स, लव इश्यू या फैमिली इश्यू, या तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं चल रहा? चिंता मत करो, जो भी परेशानी हो या तो गॉड तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। इतने में ह्योरी और युकिने भी यातो के पीछे पीछे नीचे गिरते हैं और युकिने देखता है कि यातो के सारे कार्ड्स प्रिंटेड नहीं, उसने खुद लिखा है। तब वो आदमी अपना कार्ड देते हुए बताता है कि मैं पहले एक एजेंसी में काम किया करता था जिसका हाल ही में दिवाला निकल गया। मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रहा था पर लगता है गलती से शायद तुम्हें लग गया। हाँ, किस्मत की बात है। तो क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? पीछे से ह्योरी कहती है कि भाई कहानी बाद में सुन लेना, पहले उसे गिरने से तो बचा लो। पर वो आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहानी बताने लगता है। दरअसल ये पिछली सर्दियों की बात है जब मैं एक लड़की से मिला। अरे लेकिन यहाँ मेरा चेहरा क्यों है? क्योंकि अभी मेरे सामने तुम हो, इसलिए यही चेहरा मेरे दिमाग में आया। तो जैसा मैं कह रहा था, उस लड़की से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा उदास थी। तो मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ शहर घुमाने का सोचा। धीरे धीरे मैं उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताता गया और देखते ही देखते मुझे उससे प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, हम दोनों खुश थे। तब इस स्टोरी को बीच में रोकते हुए युकिने कहता है, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या सच में हम लोग काफी देर से गिर रहे हैं? सवाल तो भाई देखो बिल्कुल जेन्युइन है, ग्रेविटी कहाँ है इसमें? वो आदमी अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे साथ बुरी घटनाएं होनी शुरू हो गई, एक के बाद एक लगातार। और कुछ दिनों में ही मेरी कंपनी का भी दिवाला निकल गया और खुद की मेरी बची कुछ सेविंग्स भी खत्म हो गई। आखिर में मैंने सोचा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूं, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके जरा भी लायक हूँ। जिसके बाद यातो के कहने पर वो आदमी उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कोफुको थी। वैसे मैंने तुम लोगों को पहले कहीं बताया नहीं, लेकिन कोफुको गॉड ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की देवी। मेरी बात मान ले भाई, उस लड़की को भूल जा। उसके साथ रहने पर बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी अभी उसके आसपास एक बहुत ही डेंजरस इंसान है, उससे पंगा ना लो तो ज्यादा बेहतर। और हाँ, ये कोफुको कोई जवान लड़की नहीं है, उसकी उम्र तो तुम्हारी दादी की दादी की दादी से भी ज्यादा है। ये सब सुन के वो आदमी उदास हो जाता है। तो या तो उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोफुको के साथ सारी यादें मिटा देता हूँ। नहीं रुको, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मैं मर भी गया तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो या तो उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि जो इंसान खुद को मारने के लिए तैयार हो वो क्या किसी से प्यार करेगा? युकिने, तुम रेडी रहना। वैसे क्या तुम्हारा कोई लास्ट मैसेज जो तुम उसे देना चाहो? हाँ, बस उसे कह देना कि वो हमेशा खुश रहे। चिंता मत करो बर्ड्स, तुम्हारी विश सुन ली गई है। ये कहते हुए या तो उसकी कोफुको के साथ सारी यादें मिटा देता है और आखिर में काफी घंटों के बाद ग्रेविटी की भी नींद खुल जाती है। जिसके बाद अब शाम में तीनों कोफुको के पास आते हैं सारी बातें बताने के लिए कि कैसे उसकी वजह से आज एक आदमी मरने वाला था। देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देते इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, नहीं जाने देता क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। लेकिन भले ही जो भी हुआ, तुम जैसे बच्चे के पास इतनी काबिलियत होना काफी हैरानी वाली बात है। क्या ये सही में इतना मुश्किल है? हाँ, क्योंकि रिश्तों को मिटाना बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। या तो लगता है तुम्हें काफी अच्छा रेगिलिया मिला है। अरे हाँ, मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि जरूर इसमें कुछ बात है। जिसके बाद दाइगोकू उस आदमी को बचाने के लिए यातो को 5 का कॉइन देता है क्योंकि आखिर में ये सब कोफुको की वजह से ही तो हुआ था। अब जब तीनों जाने लगते हैं तो ह्योरी कोफुको से पूछते कि तुमने जो कहा था कि यातो एक काफी डेंजरस गॉड है, तो वो बस एक मजाक था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है क्योंकि यातो ने काफी पहले एक रेगिलिया को मारा था। उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में काफी सारी बुरी अफवाहें भी सुनी थी। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि यातो असल में गॉड ऑफ वॉर है, उसने कई सारे इंसानों को भी मारा है। तो दाइगोकू कहता है तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत ही पुरानी बातें हैं, वो मारो या मरो वाला टाइम था। असल में बात यह है कि गॉड्स का एग्जिस्टेंस लोगों के विश्वास की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी सारे भक्त होते हैं जो रेगुलर उनसे विश मांगते रहते हैं, लेकिन ऐसा छोटे देवताओं के साथ नहीं होता, इसलिए वो लोगों की यादों में भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। तो ऐसे हालातों में गॉड्स अपना एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए हर किसी की विश पूरी करते हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हो, अच्छी या बुरी। दाइगोकू को इन बातों का क्या मतलब है ये तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा। कुछ देर बाद ह्योरी यातो के पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे उन लोगों से क्यों मिलाया? वो इसीलिए कि अगर कभी भी मेरे साथ कुछ हो तो तुम सबसे पहले इन लोगों के पास जाना। दूसरी तरफ युकिने नंदी के पास बैठ के यातो ने जो उसकी तारीफ की उसके बारे में ही सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की प्रकट होती है। तुम्हारी आंखें काफी सुंदर है। युकिने को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर अचानक से आ कैसे गई, लेकिन उसी वक्त यातो आके पूछता है, नोरा तुम यहाँ पर क्यों आई हो?
नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, उसी नाम से जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी कि कब तुम मुझे उस नाम से बुलाओगे। और ये कहते हुए वो लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद सीधा अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यातो एक फैंटम को पकड़ के लाया है। अरे यार, अब ये क्या है? वो छोड़ो, अब तुम ये करो, 2 उंगलियों को साथ में रख के इस तरह से घुमाओ। यातो के कहने पर जब यूकी ने ऐसा करता है तो वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसे कोई भी फैंटम क्रॉस नहीं कर सकता। इस बॉर्डर लाइन को सिर्फ रेगिलियाज ही बना सकते हैं। इसके अलावा ना ही कोई फैंटम और ना ही कोई गॉड ये कर सकता है। लेकिन फिर भी तुमने तो काफी पावरफुल बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी। शाम होने पर अब जब यूरी घर जा रही होती है तो यातो से कहते हैं कि तुम यूकिने का ख्याल ढंग से नहीं रखते, इसलिए आज से वो मेरे साथ रहेगा। नहीं, तुम रहने दो, ख्याल नहीं रख पाओगे इसका, मेरे साथ ही रहेगा ये। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होनी शुरू हो जाती है। आखिर में तंग आके यूकी ने खुद ह्योरी के साथ जाने का फैसला करता है। बेचारा यातो तो बस देखता ही रह गया। रात में अब जब ह्योरी उसे घर लेकर आती है तो वो देख के सोचता है कि भाई ये तो काफी अमीर है, क्योंकि आज से पहले यूकिने ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। तभी वहाँ घर की मेड आती है और यूकिने के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो वो बिना कोई दिक्कत के आराम से रह सकता है। तभी ह्योरी के पेरेंट्स भी घर आते हैं और उनके साथ साथ यातो भी आ जाता है। वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं बल्कि खाना चुराने आया था और चुपके से फ्रिज के अंदर से अपना खाने का सामान निकाल लेता है। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा खाना लेने आया था। शायद तुम जानते नहीं, पर इस जगह पर रहने से यूकिने के ऊपर फैंटम्स का बहुत ज्यादा खतरा है। मंदिरों में हम लोग सेफ हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। दूसरी तरफ इधर यूकिने नहाने के लिए आया हुआ था और सोचता है कि अगर मैं हमेशा यहीं रहूं, यातो के पास न जाऊं, तो मेरा क्या होगा? क्या वो किसी और को अपना रेगुलर बना लेगा? कुछ देर बाद रात में जब उसे नींद नहीं आती तो वो ह्योरी के पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ? मुझे अकेले डर लग रहा है। हाँ, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लाइट्स ऑन कर देती हूँ। यूकिने को तो विश्वास ही नहीं होता कि वो सच में एक लड़की के साथ सो रहा है। और थोड़ी देर बाद जब ह्योरी सो जाती है तो उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। क्या बात है यूकिने, तुम तो बड़े बिगड़ गए हो। या तो यहाँ पर यूकिने को अपने साथ चलने के लिए समझाने आया था, क्योंकि यहाँ रहने पर उसके ऊपर फैंटम्स का काफी ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ एक बड़े से फैंटम को दिखाया जाता है, जिसे एक लेडी या फिर कह सकते हैं कि एक गॉडेस उसे मार देती है। उसके साथ एक शेर भी मौजूद था, जो कि असल में एक रेगिलिया है। आगे चल के तुम्हें पता लगेगा कि ये लेडी आखिर है कौन। अगले दिन ह्योरी यूकिने को शॉपिंग पर लेकर आती है, जहाँ वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम ले सकते हो। अरे नहीं, छोड़ो, फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना, मुझे वैसे भी कोई नहीं देख सकता, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और इसी बात का फायदा उठाते हुए यूकिने एक स्केटबोर्ड को लेने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरह से चोरी ही हुई, इसलिए ह्योरी उसे स्केटबोर्ड को वापस लेकर रख देती है और यूकिने भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। इतने में वहां पर यातो की एंट्री होती है और ह्योरी के पास आके वो उसे बताता है कि फिलहाल मैं यूकिने के सारे इमोशंस को फील कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने उसका दिल दुखा दिया। जिसके बाद वो ह्योरी को एक पार्क में ले जाकर बताता है कि यूकिने पहले एक इंसान ही था, उसके अंदर इंसानों वाले ही सारे इमोशंस भरे हुए हैं। आखिर में है तो वो एक बच्चा ही, तो इसलिए वो अपने गायब होने का गलत फायदा भी उठा सकता है, शायद चोरी भी करे। और अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका मास्टर होने के तौर पर मैं उसे एक पनिशमेंट दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उसकी जान लेनी पड़े। ये सब सुन के ह्योरी को कफुको की वो बात याद आती है, जहाँ उसने उसे बताया था कि यातो ने काफी पहले एक रेगिलिया को जान से मारा था। ये सोचते ही वो जल्दी से यूकिने को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सड़कों पर घूम रहा होता है। धीरे धीरे जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, डर के मारे उसकी फट जाती है और जल्दी से घर की तरफ भागता है। वही रास्ते में यूकिने को रोती हुई एक बच्ची दिखती है, जो कि शायद उसे देख पा रही थी। यूकिने इग्नोर करते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची आके उसे पकड़ लेती है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये भी एक स्पिरिट है। यूकिने उसे एक पार्क में लेकर आता है, जहाँ वो बच्ची बैठकर अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि असल में बच्ची मर चुकी है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर इसे ये बात बताए कैसे। थोड़े सोचने के बाद जैसे अब यूकिने उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब कभी नहीं आने वाले, तो वो लड़की उदास होकर रोते हुए जाने लगती है। उसके उदास होने की वजह से काफी सारे फैंटम सामने आते हैं, जो उसकी सोल को अपने वश में करने लगते हैं। पर सही टाइम पे ह्योरी भी वहां पर पहुंच जाती है और आते ही यूकिने को बॉर्डर लाइन के बारे में याद दिलाती है, जो सुनते ही बिना टाइम गवाए वो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देता है। लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। बस कुछ ही देर में उसके सोल को फैंटम्स ने काफी हद तक अपने काबू में कर लिया था। ये सब देखकर यूकिने काफी डर जाता है और उसकी बनाई बॉर्डर लाइन भी मिट जाती है। देखते ही देखते उन फैंटम्स ने पूरी तरह से उस बच्ची को अपने वश में कर लिया। यूकिने के ऊपर एक अटैक होने वाला था, पर ह्योरी आके बचा लेती है और अगले ही पल वो छोटी बच्ची उनके वश में आकर एक बड़े फैंटम बदल जाती है। तभी या तो वहां आता है और दोनों को पकड़ के जल्दी से बचा लेता है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, इसे यहीं खत्म करना होगा। जिसके बाद वो यूकिने को वेपन में ट्रांसफॉर्म करके उस फैंटम बनी हुई बच्ची पर अटैक करता है, लेकिन या तो मार नहीं पाता, क्योंकि यूकिने ऐसा नहीं चाहता था। वो अभी कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना चाहता है। देखो तो मेरी बात को समझो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फैंटम्स ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया है। हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, उसे मार के ही आजाद कर सकते हैं। तो अब फाइनली यूकिने न चाहते हुए भी यातो के साथ उस फैंटम को मार देता है। पर इस बात से यूकिने काफी उदास हो चुका था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे एक बच्चे को मारना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब ह्योरी नाश्ता लेकर आती है तो उसमें भी उसे फैंटम्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। कुछ देर बाद अब यूकिने उस स्टोर के पास आकर उन स्केट बोर्ड्स को देखता है, जो कि उसे लेने का मन था। क्या फायदा अच्छा बन के, जब आखिरी में मुझे बुरी काम ही करने हैं। तो अब मैं बुरा ही सही, माफ करना, पर ये स्केट बोर्ड अब मेरा हुआ। दूसरी तरफ यातो को दिखाया गया, जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था, लेकिन तब उसे कुछ फील होता है, क्योंकि यूकिने ने उस स्केट बोर्ड को चुरा लिया है। इधर ह्योरी हर जगह यूकिने को ही ढूंढ रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त मिलते हैं और उन्हें लग रहा था कि
हियोरी जरूर पागल हो गई है, ये एक ऐसे इंसान को ढूंढने में लगी है जिससे कोई देख नहीं सकता। शाम में अब यूकिने को दिखाया जाता है जो कि अपने चुराए हुए स्केटबोर्ड पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी यातो ने आके उसे रोक लिया। तो बताना चाहोगे जरा कि तुम्हें स्केटबोर्ड कहाँ से मिला? वो मुझे ये हियोरी ने दिया। और उसी वक्त हियोरी भी वहाँ आ जाती है। या तो पूछता है कि क्या तुमने ही से स्केटबोर्ड दिया? वो यहाँ देखते ही समझ गई थी कि यूकिने ने चुराया है, पर वो नहीं चाहते कि या तो उसे डिवाइन पनिशमेंट दे, इसलिए वो झूठ कह देती है कि हाँ मैंने ही से ये दिया था। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी शेर के ऊपर सवार वही लेडी वहाँ पर आती है। तो आखिरकार तुम मुझे मिली गए या तो, और ये कहते हुए अटैक कर देती है। मेरी बात सुनो हियोरी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ और शांत रह के ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम मुझे देख ही नहीं सकती। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वो मुझसे बदला लेने आई है। अब तक मैं जितने भी गॉड से मिला, ये उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है। यह है मिशामोन, गॉड ऑफ पनिशमेंट। क्या? लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? तो या तो कहता है कि अभी हमारे पास है, सब सोचने का वक्त नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। और यूकिने को एक वेपन में कन्वर्ट करके भागने लगता है। जैसा यातो ने कहा था, यूरी वैसे ही एक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। ये हो क्या रहा है? आखिर गॉड ऑफ पनिशमेंट यातो के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे जल्दी से कोई हेल्प बुलानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मिशामोने अपनी रेगिलिया के साथ यातो को ट्रैक करने लगती है, पर किसी तरह बचते बचाते वो एक गली में आकर छुप गया, जहाँ पर यूकिने उससे पूछता है, सही में तुम मेरा यूज करके एक गॉड से फाइट करने वाले हो? तुम चुप रहो, वैसे भी कुछ नहीं जानते। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एक नहीं बल्कि कई सारे रेगिलियाज हैं, और इस वक्त वो हम दोनों के ही पीछे पड़ी है, तो तुम्हें कैसे भी करके लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद यातो और यूकी ने फाइट के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन मिशामोने के अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि यातो संभाल भी नहीं पाता। और अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि इससे कैसे लड़ा जाए, मिशामोने उसे जकड़ के अपने रेगिलिया कुजुमा का इस्तेमाल करते हुए गन फायर कर देती है। पर किसी तरह यातो ने जल्दी से स्वॉर्ड निकाल के उस बुलेट को बीच से आधा कर दिया। मिशामोने का रेगिलिया कुजुमा भी हैरान था कि भला इसने ये कैसे किया। जिसके बाद वो गुस्से में यातो के साथ फिजिकली लड़ने के लिए आती है। तुम बच नहीं सकते, इस बार मैं तुम्हें अपने किसी भी रेगिलिया को मारने नहीं दूंगी। क्या? ये क्या कह रही है? या तो तुमने एक रेगिलिया को मारा, लेकिन क्यों? तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? दूसरी तरफ इधर हियोरी को दिखाया जाता है जो कि भागकर कोफुको और दाइगोको के पास मदद मांगने के लिए आती है। प्लीज उसकी मदद करो, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट मिशामोने यातो के पीछे पड़ी है, वो आज उसे मार के ही रहेगी। देखो मैं समझती हूँ, पर ये उन दोनों का आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यातो ने काफी पहले मिशामोने के रेगिलिया को जान से मार डाला था। पर ये सुनने के बाद भी हियोरी उनसे लगातार यातो की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और तुम्हें इस विश को पूरा करने के बदले पैसे देने पड़ेंगे। तो हियोरी इसके लिए भी मान जाती है। ठीक है, तो डील पक्की हुई। जिसके बाद हियोरी यातो को ढूंढने के लिए अपनी बॉडी से बाहर आती है। क्या बात है, ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। और क्योंकि हियोरी एक स्प्लिट होने के साथ साथ आधी फैंडम भी है, तो बहुत जल्दी ही यातो के लोकेशन का पता लगा लेती है। दूसरी तरफ इधर अपने गॉड भाई साहब मिशामोने से किस तरह बचते बचाते एक जंगल में आके छुपे होते हैं। यूकिने पूछता है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने उसके रेगिलिया को मारा? बस इतना समझ लो कि मुझे उसे मारना पड़ा, इसलिए मारा। अच्छा, तो अगर मैंने कोई गलती की या तुम्हारे काम के लायक नहीं रहा, तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? बकवास बंद करो अपनी, ये फालतू की बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। लेकिन इतने में मिशामोने भी वहाँ जाती है। या तो ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुका था, पर आज जिंदा बचने के लिए उसे लड़ना ही होगा। अब इससे पहले कि मिशामोने अटैक करती, कोफुको और दाइगोको पहुंच जाते हैं और बिना टाइम गवाए कोफुको जल्दी से दाइगोको का यूज करते हुए एक बड़ा पोर्टल क्रिएट करती है, जिसके अंदर से एक साथ कई सारे फैंटम्स बाहर आते हैं। मिशामोने का रेगिलिया कुजुमा उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने लायन से यातो पर अटैक करवाती है। वो ऑलरेडी इतना इंजर्ड हो चुका था कि कुछ भी नहीं कर पाता। पर उसी वक्त नोरा अपीयर होती है। तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे की? वो उस लैंड के ऊपर अटैक करके थोड़ी देर के लिए उसे रोक लेती है। और क्योंकि अभी मिशामोने हर तरफ से घिर चुकी है, तो कुजुमा उसे कहता है कि हमें वापस चलना होगा, इनके सामने अभी हम टिक नहीं सकते। उसके रेगिलिया लाइन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ता है। और जाते जाते कुजुमा यातो की तरफ झुक के उसे थैंक्स कहता है। उसने ऐसा क्यों किया ये तुम्हें आगे पता चलेगा। पर इतने बड़े हंगामे की वजह से हियोरी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि मिशामोने यातो के ऊपर दोबारा अटैक करे। साथ ही यूकिने भी अभी काफी उदास था, तो वो खाना नहीं खाता। दूसरी तरफ यातो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कंधे पर गहरी चोट आ चुकी थी, यानी कि वो अपवित्र हो चुका है और कोई आसपास उसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं। तभी नोरा वहाँ आती है। मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जब भी आप चाहो मैं आपकी रेगिलिया बनने के लिए तैयार हूँ। इधर यहाँ मिशामोने को दिखाया गया जो कि अभी यातो के बारे में ही सोच रही थी, पर कुजुमा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा यातो के बारे में ना सोचे, क्योंकि अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने है। कोफुको के क्रिएट हुए पोर्टल से काफी सारे फैंटम्स बाहर आ चुके हैं, और क्योंकि ये सब एक तरह से उसकी वजह से हुआ था, तो इसलिए उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी मिशामोने अपने ऊपर ले लेती है। और इस काम के लिए उसके पास एक बड़ी रेगिलिया आर्मी तैयार है। यही वजह है कि मिशामोने मोस्ट पावरफुल गॉडेस है। अगले दिन सुबह हियोरी यूकिने को ब्रेकफास्ट देने जाती है, पर जब वो आवाज लगाने पर भी कोई रिप्लाई नहीं देता, तो वो अंदर चली जाती है, जहाँ अपने गॉड यातो लेटकर आराम फरमा रहे हैं। तुम जिसे ढूंढने आई हो वो यहाँ नहीं है। सुबह सुबह ही वो टेंजन के पास चला गया। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकता भला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो ढूंढने जा सकती हो। ये सुनते ही हियोरी जल्दी से भागते हुए टेंजन के पास आती है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि हाँ यूकिने आया था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं उसे अपने साथ रख लूं, लेकिन मुझे उसे मना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से यूकिने भी नोरा बन जाता। ये नाम सुनते ही हियोरी हैरान होते हुए इस बारे में पूछती है कि आखिर नोरा है क्या, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि नोरा उस स्पिरिट का नाम है।
देखो अगर कोई रेगिलिया जिसका पहले से ही कोई और मास्टर है पर इसके बावजूद उसने किसी और गॉड के साथ काम किया तब उसे नोरा कहा जाता है। यानी कि जो रेगिलियाज अपने मास्टर को धोखा देते हैं वो नोरा बन जाते हैं। ये सुनकर ह्यूरी को उस लड़की नोरा के बारे में याद आता है जिसके ऊपर तो कई सारे सील्स थे, यानी कि उसने काफी बार अपना मास्टर बदला है। इधर यहाँ यातो को दिखाया जाता है जो अभी तक अपना घाव जिसे गॉड्स अपवित्रता मानते हैं उसे अब तक साफ नहीं कर पाया और उससे कल रात वाली नोरा की बात याद आने लगती है जब वो यातो को उकसा रही थी कि वो उसे अपना रेगिलिया बना ले। दूसरी तरफ ह्यूरी यूकिने को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुकी थी और उसे ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, पर तभी सामने नजर आती है मिशामोने। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है पीछे से कुजुमा आ जाता है। तो मैं सही था, तुम उन्हें देख सकती हो। यूरी उसे देख के काफी डर गई थी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुजुमा एक स्पेल का यूज करके उसे वहीं फ्रीज कर देता है। इतने में ही वहाँ मिशामोने भी आ जाती है जो ह्यूरी को देख नहीं पाती, लेकिन क्योंकि ह्यूरी उसे देख सकती है तो उसको पसीने छूटने लगते हैं और जब वो गॉड को पुकारने लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ यातो का ही चेहरा आ रहा होता है, क्योंकि भाई वो भी तो एक गॉड ही है। और यहाँ पर कुजुमा के स्पेल की वजह से यह कि मिशामोने अभी ह्यूरी को देख नहीं सकती। जिसके बाद जब वो वहां से चली जाती है तो कुजुमा ह्यूरी से कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम इन सब मामलों से दूर रहो, नहीं तो मिशामोने तुम्हें भी मार डालेगी। हाँ लेकिन तुमने भी मेरी मदद क्यों की? तुम तो यातो को मारना चाहते हो ना। देखो भले ही फिलहाल यातो हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि गॉड यातो ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे कभी थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला। यही वजह थी कि कुजुमा ने पिछली फाइट के दौरान यातो का थैंक्स कहा था। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर अभी यातो के पूरे शरीर में ही अपवित्रता फैलती जा रही है। ये किसी चोट की वजह से नहीं बल्कि उसके रेगिलिया यूकिनी की वजह से हो रहा है। जल्दी ही हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो यातो की जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर ह्यूरी को याद आता है कि यातो पहले भी कई लोगों को मारा करता था और उसने एक रेगिलिया को भी मारा है, तो कहीं वो गुस्से में आकर यूकिनी के साथ ऐसा न कर दे। इसके बाद अब शाम में एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिनी टेंजन के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने उसे रखने से मना जो कर दिया। अचानक ही तब वहाँ यातो प्रकट होता है। क्या बात है? लगता है यहाँ खड़े तुम लॉर्ड टेंजन के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। देखो बस एक बार ही पूछूंगा, एक नया काम आया है, चलना है तो चलो। जिसके बाद यूकिने और यातो के स्टोर पर आते हैं जहाँ पर यातो को एक कैशियर का काम मिला है और यूकिने को कस्टमर बनने की एक्टिंग करनी है ताकि उसे देखकर और लोग यहाँ पर आए। पता नहीं बेचारे को और क्या क्या करना पड़ेगा। तभी स्टोर में कोफुको और दागोको आते हैं। यातो ये देखते डर जाता है कि भाई गरीबी की देवी यहाँ भी आ गई और जल्दी से उसे मार के बाहर फेंक देता है, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कोफुको को गॉड ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। तो यातो को डर है कि कहीं इसकी वजह से पूरा स्टोरी बर्बाद ना हो जाए। वैसे इन दोनों के साथ ह्यूरी भी आई होती है और वही इन्हें यहाँ पर लेकर आई है। तो यातो पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? देखो अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक असली काम है और फिलहाल तुम्हारी हालत देख के साफ पता लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। तभी यातो को यूकिने के गलत इरादों की फीलिंग आती है जो कि इस समय कैश काउंटर के पास खड़ा था। जल्दी से जाके वो सारे पैसे चेक करता है कि कहीं यूकिने ने कुछ चुराया तो नहीं। तुम्हें मुझ पर इतना सब यकीन नहीं? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? और गलत इंजाम लगने की वजह से गुस्से में भाग जाता है, पर जल्दी उसका भांडा फूट गया क्योंकि पैसों वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है, यानी कि सच में उसने चोरी किया। और अब जबकि सबने उसे देख लिया तो यूकिने वहां से भागना ही सही समझता है, जो देख के या तो कोफुको की तरफ से दिया गया काम एक्सेप्ट करते हुए ह्यूरी को लेकर यूकिने के पीछे चला जाता है, स्टोर को कोफुको और दागोको के हवाले छोड़कर। और वो दोनों अभी कैसे संभालेंगे वो तो तुम लोग भी जानते हो। दूसरी तरफ या तो एक फैंटम को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी पीछे से ह्यूरी आती है। बात को समझते क्यों नहीं तुम? यूकिने तुम्हारा रेगिलिया है, वो भी पहले एक इंसान ही था। रेगिलिया होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इमोशंस नहीं है। तुम्हें उससे एक इंसान की तरह बात करनी चाहिए। लेकिन भोले भाले यातो को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ह्यूरी क्या कह रही है। इधर यहाँ यूकिने अकेला बैठा हुआ था कि तभी नोरा उसके पास आती है। तो आखिर में तुम भी मेरे जैसे ही हो, एक ऐसे पेट का फल जिसे कोई खाना नहीं चाहता और हमेशा हमेशा के लिए वो अकेला पड़ जाता है। इतने में यातो भी वहाँ पहुंच गया और पूछता है कि नोरा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मास्टर आप जब चाहे मेरा यूज कर सकते हैं, आपको इस फालतू से रेगिलिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुनो यूकिने, तुमने नोरा से जो कुछ भी सुना उस पर ध्यान मत दो, आप चुपचाप आओ और मेरी मदद करो। जिसके बाद या तो यूकिने को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके ऊपर उड़ रहे फैंटम की तरफ पॉइंट करते हुए अटैक करता है, लेकिन वह यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, या तो उसे मार नहीं पाता क्योंकि यूकिने ही उसके साथ नहीं देना चाहता। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ऐसे हम मारे जाएंगे। और इतने में ही वो फैंटम उड़ते हुए आके यातो को खाने की कोशिश करता है, जिस वजह से यातो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। चलो ठीक है यूकिने, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और वो एक बोतल निकालता है जिसके अंदर काफी सारा होली वाटर था जो यातो ने श्राइन से भरा था, और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर वो पानी डालता है और फिर इसके अगले ही पल यातो ने उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। साइड में जहाँ नोरा खड़ी सब देख रही थी, वहीं पर एक अनजान इंसान आके उसे कहता है तो आखिर में उसने तुम्हें फिर से एक बार ठुकरा दिया स्कारलेट। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी उसके इस बात से ये पता चलता है कि नोरा का रियल नेम स्कारलेट है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूरी को यूकिने का रूम खाली देख के कुजुमा की बात याद आती है। तुम्हें कुछ करना ही होगा, अगर यूकिने गॉड यातो के साथ नहीं रहा तो उसकी वजह से वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूरी अभी भी कुजुमा की बातों को ही सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब यातो का क्या होगा। और देखो नाम लिया शैतान हाजिर, वो अजीब सा पोज देते हुए सीधा लेडीज वॉशरूम में ही घुस गया। तो अच्छी खासी धुलाई भी होती है बेचारे की, और साथ ही यूकिने भी ह्यूरी के पीछे पीछे वहाँ आ गया था तो उसे भी खर्चा पानी मिल जाता है। मेरी क्या गलती यार, मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने आया था। अच्छा तो कहाँ है वो? या तो लात मार के एक वॉशरूम का दरवाजा खोलता है जहाँ अंदर उसका क्लाइंट मुन्नाबू बैठा हुआ था
और क्योंकि भाई वो भी एक गर्ल्स वॉशरूम में आके बैठा है तो ह्यूरी उसे भी अच्छे से धो देती है। उनके पूछने पर मनाबू ने बताता है कि दरअसल मेरे क्लास में काफी सारे बच्चे मुझे हर वक्त बुली करते रहते हैं, वो लोग अभी भी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आके छुप गया था। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सब मुझसे ही इतनी नफरत क्यों करते हैं। मनाबू की सब बातें सुनकर यूकिने को गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़का इतना कमजोर क्यों है, खुद के लिए लड़ भी नहीं सकता। तुम उसे कमजोर समझना बंद करो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, तुम मुझे भला इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। और यातो से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मनाबू ये लो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें भी यूकिने की तरह गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाओ मत। और या तो उसके कान में धीरे से कोई बात कहता है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि यातो ने आखिर मनाबू को क्या दिया। तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुमने उसे वो क्यों दे दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी ये सब अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। दूसरी तरफ यूकिने को दिखा जाता है जो कि क्लासरूम के अंदर आया हुआ था और वहां पर एक यूनिफॉर्म को पहन के सोचता है, काश अगर मैं आज जिंदा होता तो सब बच्चों की तरह स्कूल आ रहा होता और क्लासरूम के अंदर ही बैठ के अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए एक स्टूडेंट का होमवर्क करने लगता है। इतने में बाहर से बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जो देख के यूकिने जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। अरे मैं छुप क्यों रहा हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। जिसके बाद वो उठकर सारे बच्चों को देखता है कि वो लोग आपस में किस तरह मस्ती और बातें कर रहे हैं। उसे भी एक ऐसी जिंदगी जीनी थी। इधर मनाबू को दिखाया जाता है जिसके यूनिफॉर्म को किसी ने डस्टबिन में डाल दिया था और वो उदास खड़ा बस यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ दिया। इधर मनाबू के नेगेटिव ऑरा की वजह से एक फैंटम उसके पास आके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें वो लोग पसंद नहीं तो उन्हें मार दो, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। दूसरी तरफ मीशा मोने को दिखाया जाता है जो कि कोफिको के पास आई होती है उसके बनाए पोर्टल्स को बंद करके और उससे आगे खुलने वाले पोर्टल्स की इन्फॉर्मेशन लेती है, क्योंकि कोफुको ने उस दिन लड़ाई के वक्त एक नहीं बहुत सारे पोर्टल्स खोल दिए थे। हो सकता है कि तुम ये सारे पोर्टल्स जानबूझ के खोल रही हो ताकि मैं इन्हें बंद करने में बिजी रहूं और या तो बचा रहे। देखो साफ सीधी बात है, तुम्हारे रेगिलिया के साथ जो भी हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि अगर या तो कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगी। जो सुनकर मीशा मोने ज्यादा बहस न करते हुए चुपचाप वहां चली जाती है। दाइगो को ये देख के कोफुको की बड़ी तारीफ करता है क्योंकि भाई पहली बार किसी ने गॉड ऑफ पनिशमेंट को धमकी दी है। इधर यहाँ हियोरी छुट्टी होने के बाद पूरे स्कूल में यातो को ही ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद आखिर में जब उसे यादव मिलता है तो वो उससे पूछती कि अगर तुम यहाँ पर हो तो ये यूकिने कहाँ है। देखो बात यह है कि यूकिने अभी उस एज में है जहाँ पर वो और बच्चों की तरह जिंदगी जीना चाहता है, पर उसे ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसे बाकी के बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर यहाँ यूकिने प्लेग्राउंड में आके कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। आखिर ये सब क्यों, क्या मेरा जीने का कोई हक नहीं था। दूसरी तरफ मनाबू उस लड़के के पास पहुंचता है जो उसे सबसे ज्यादा बुली किया करता था और उसे एक ब्लेड दे देता है। ये वही चीज है जो यातो ने उसे दी थी और कहा था कि अगर तुम्हें सही में उन लोगों से छुटकारा पाना है तो इसका यूज करो और एक उसे भी दे देना ताकि लड़ाई बराबरी की हो। मनाबू गुस्से में फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इस वक्त तो फैंटम भी उसके साथ ही मौजूद होता है जो कि उसे लगातार मैनिपुलेट कर रहा था, जिस वजह से मनाबू उस लड़के को मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। लेकिन यातो ने उसे एक और बात कही थी कि अगर तुमने उसे मार दिया तो अपने अंदर की इंसानियत खो बैठोगे। उसकी ये बात याद करते ही मनाबू खुद को कंट्रोल करते हुए ब्लेड छोड़ देता है। और तो और अपने गॉड भाई साहब ऊपर से सब होते हुए देख भी रहे थे। बैकअप के लिए उसके पास होली वाटर भी था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो अब शायद समझ गए होगे तुम अपने लिए हमेशा लड़ना सीखो और दोस्ती उनसे ही करो जो तुम्हारे काम आए। और मनाबू वहां से चला जाता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि या तो काफी बीमार है, उसकी हालत काफी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ यूकी स्कूल के अंदर ही बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसे आम बच्चों की तरह ही जिंदगी जीना है। मुझे भी जिंदा रहना है, मैं एक रेगुलर नहीं बन सकता। और गुस्से में एक बैट को लेकर क्लासरूम की सारी खिड़कियों को तोड़ने लग जाता है। उसके सब करने की वजह से या तो जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर पर अपवित्रता फैलने लगती है। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे संभालूं। तभी ह्यूरी को यातो की बात याद आती है जहाँ पर उसने बोला था कि अगर मुझे कुछ भी हो तो सबसे पहले उन दोनों के पास जाना। तो ह्यूरी फिर अपनी बॉडी से बाहर आके यातो को उठाने लगती है, लेकिन इस चक्कर में उसके ऊपर भी अपवित्रता फैलने लगती है। ये शायद एक तरह से वायरस की ही तरह जो छूने से फैलता है। उसे लेकर जब वो जा ही रही थी तो यूकिने भी आ जाता है। ये यातो क्या हुआ, कहाँ ले जा रही हो इसे, शायद तुम नहीं जानते पर जब भी तुम कुछ गलत कर रहे थे तो उसका दर्द यातो को सहना पड़ रहा था। इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है। जिसके अब कुछ देर बाद ह्यूरी और यूकिने यातो को लेकर कोफुको के घर के पास आते हैं। प्लीज मदद करो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उन्हें देखते ही दाइगो को एक बॉर्डरलाइन क्रिएट कर देता है ताकि लोग अंदर ना आ पाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तो नहीं बच पाएगा, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं। अब यार ऐसा तो है नहीं कि कोफुको ने मरने के लिए बाहर ही छोड़ देगी। तो उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर दाइगो को सिर्फ ह्यूरी को ही अंदर आने देता है। जिसके बाद कोफुको उसे शावर के पास ले जाती है ताकि उसकी अपवित्रता को साफ किया जा सके। तुम मेरा छोड़ो, यातो की हालत अभी ज्यादा खराब है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हमने यूकिने को डिवाइन पनिशमेंट नहीं दी तो यातो मारा जाएगा। असल में यार इस वक्त यातो को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे एबुलेशन कहते हैं और उसके लिए 3 रेगिलियास की जरूरत पड़ेगी। एक तो दाइगो को खुद है पर बाकी 2 के लिए उसे आसपास के श्राइन्स यानी मंदिरों में जाना होगा। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना यूकिने, अगर तुम यहाँ से हिले तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यातो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी तो दाइगो को ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से रेगिलियास को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सबसे पहले पहुंचता है वो लॉर्ड टेंजिन के पास। दाइगो को सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए हेल्प मांगता है। जो सुन के कुछ रेगिलियास आपस में बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है अगर इस एवोल्यूशन प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन 3 रेगिलियास में से कोई भी एक फैंटम्स का शिकार बन सकता है। इसलिए टेंजिन के सारे रेगिलियास जाने से मना कर देते हैं सिवाय तमोने को छोड़कर। वो हेल्प करने के लिए तैयार थी लेकिन फिर भी अभी 2 ही हुए, उन्हें एक और चाहिए। तो दाइगो को आसपास के सारे श्राइन्स में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है पर इस काम के लिए कोई भी रेगिलियर तैयार नहीं होता। कोफुको भी ये सुन के काफी परेशान हो जाते हैं कि भला अब हम लोग करे तो करे क्या। वहीं पर खड़ी ह्यूरी भी कोफुको और दाइगो की वो सारी बातें सुन लेती है और क्योंकि अभी उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो जल्दी से वो रेगिलियर को ढूंढने
निकल पड़ती है। अब क्या करें, क्या मुझे नोरा की हेल्प लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर नोरा को ये बात पता लगी तो गुस्से में वो युकिने को ही मार डालेगी। और अब यार शायद तुम लोग भी समझ ही गए होगे कि ह्यूरी किसके पास जाने वाली है। कोई और नहीं बल्कि मिशामोने का रेगिलिया कुजुमा। तो इसलिए अब ह्यूरी मिशामोने के श्राइन के पास जाकर कुजुमा को पुकारने लगती है। लेकिन वो अंदर इस वक्त काफी सारे रेगिलियर्स के साथ एक मीटिंग में बैठा होता है। एक सर्वेंट आके उसे बताती है कि बाहर कोई लड़की खड़ी काफी देर से तुम्हें ही आवाज लगा रही है। कुजुमा को समझ आ गया कि जरूर ह्यूरी ही होगी और चुपके से बाहर जाके सबसे पहले उसका मुंह बंद करता है। दूसरी तरफ यहाँ दायो को हर जगह कोशिश करके आ चुका था पर उसे कोई भी रेगिलियर नहीं मिला। तो मोनी हाथों के पास बैठी उसे कहते चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और सह लो। और अब क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो युकिने वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके सामने कुजुमा आ गया। दायोको को लगता है कि जरूर ये यातो को मारने ही यहाँ पर आया है। देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ यातो की हेल्प करने के लिए आया हूँ। ह्यूरी ही मुझे यहाँ लेकर आई है। इसकी हालत तो काफी क्रिटिकल है, या तो मेरी बात मानो, तुम्हें युकिने को अभी मारना होगा। लेकिन या तो ये करने से मना कर देता है। तो अब इस सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि युकिने ने जो बुरी चीजें की हैं वो खुद ये सब कन्फेस कर ले। देखो तुम लोग मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा है तो जरा एक बार अपनी शर्ट तो उतारो। अब दागोको की बात तो टाल नहीं सकता तो अपनी शर्ट उतार देता है और उसकी पीठ पर काफी सारे फैंटम्स के आइज बने होते हैं। असल में युकिने ने जो सारे बुरे काम किए उसकी वजह से वो धीरे धीरे खुद ही एक फैंटम बनता जा रहा है। जो देख के तीनों ही ये फैसला करते हैं कि अब हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि यातो को और ज्यादा तकलीफ पहुंचे। इसके बाद दागोको, कुजुमा और तोमोने तीनों ही मिलकर युकिने के आसपास आकर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और एबोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और बस कुछ ही सेकंड्स में युकिने को इतना दर्द पहुंचने लगता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने लिए कुछ पैसे चाहना क्या ये गलत है? या जो मुझे कुछ दोस्त चाहिए थे क्या वो गलत है? धीरे धीरे न चाहते हुए भी युकिने फैंटम्स के वश में आकर रूप बदलने लगता है। इसलिए वो लोग बॉर्डरलैंड को और भी छोटी कर देते हैं। पर इसके बावजूद युकिने को संभाल पाना अब भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ ही रेगिलिया बनने के टाइम पर जो उसकी बॉडी पर एक नाम छप गया था वो भी मिटने लगता है। और अगर ये नाम मिटा तो समझो सब खत्म। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें ढंग से रख नहीं पाया। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी लेकिन शायद मैं अपना फर्ज ही नहीं निभा पाया। तुम ऐसे नहीं जा सकते। और अब इससे पहले कि युकिने फैंटम्स के वश में आकर वो लाइन क्रॉस करता ह्यूरी भाग के आती है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें छोड़कर जा रहे हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं लेकिन तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र यातो को ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते। लेकिन उसने तुम्हारी हर एक गलती को माफ करके खुद ही दर्द सहा। अगर आज तुम चले गए तो मुझे और यातो को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। ये सुनते ही युकिने थोड़ा रुक जाता है। देखो ये सच है कि तुम अब इंसानों से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इंसानों वाला ही नाम दिया क्योंकि तुम एक इंसान ही हो और तुम्हें वैसे ही जीना होगा। यातो और ह्यूरी से बातें सुनकर उसे रियलाइज होता है कि सच में मेरे पास अब भी कुछ दोस्त हैं। और वो अपनी गलती को समझते हुए कन्फेस करता है, हाँ मैंने ही चोरी किया। मैंने स्कूल की काफी सारी खिड़कियां भी तोड़ी और साथ ही एक दुकान से स्केटबोर्ड भी चुराया। युकिने सारी गलतियां मान के रोते हुए सबसे माफी मांगता है, जिसके बाद जाके फाइनली ये सब खत्म होता है और ये एबोल्यूशन प्रोसेस कामयाब रहा। अगली सुबह कोफुको यातो और युकिने को अच्छे से चेक करती है और दोनों ही बिल्कुल फिट हो गए होते हैं। यातो भी युकिने के साथ सबसे माफी मांगता है और मन ही मन सोचता है कि अगर आज मेरे साथ ह्यूरी ना होती तो मैं स्कूल में ही मर चुका होता और अगर उसने नोरा को बुला लिया होता तो युकिने मर जाता। एक बार फिर से उसने मेरी जान बचा ली। और यहाँ पर कुछ ज्यादा इमोशनल सीन क्रिएट होने की वजह से सब रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि दागोको भी। दूसरी तरफ नोरा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त उसी आदमी के साथ होती है जिसने उसे स्कारलेट कहकर पुकारा था। तो क्या तुम्हें सच में यकीन है कि या तो गॉड ऑफ वॉर रह चुका है? इधर यहाँ युकिने दागोको के रेस्टोरेंट में साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर रहा होता है। वहीं पर ह्यूरी भी उससे मिलने आती है और असल में मेन बात यह है कि सब ठीक हो जाने के बाद युकिने दागोको के पास पार्ट टाइम जॉब करने लगा है ताकि उसने अब तक जो सब गलतियां की हैं उसे ठीक कर सके। और पीछे खड़ा है तो ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है कि भाई युकिने कितना अच्छा बन गया है। देखो मेरे काम करने की एक वजह या तो भी है क्योंकि हम दोनों में से किसी को तो पैसे कमाने ही होंगे ना। जो उनके बेचारे को एक झटका लगता है क्योंकि एक तरह से युकिने ने उसे निकम्मा कह दिया। दागोको ह्यूरी को बताता है कि युकिने तुम्हारे स्कूल की बुक्स पढ़ना चाहता है ताकि वो भी वो सब कर सके जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ वैसे भी तुम पुरानी बुक्स तो फेंकने वाली थी ना, तो उससे अच्छा मुझे ही दे दो। जो सुनकर ह्यूरी भी रोने लगती है और कहते कि तुम मेरी सारी बुक्स ले लो और साथ साथ या तो भी इमोशनल होकर रोने लगता है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि युकिने इतना अच्छा बन गया। लेकिन तभी कोफुको वहाँ आती है। वैसे तुम दोनों को याद तो है ना, मेरे पैसे भी देने हैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मुझे उसके बदले इतने पैसे चाहिए। ह्यूरी सोचती है कि ये तो एक गॉड है तो बस ज्यादा से ज्यादा 5 येन ही लेगी। और क्या 5 येन नहीं बल्कि 5 मिलियन येन, और तुम्हारी 2 बार हेल्प की मैंने तो ये होते हैं टोटल 10 मिलियन। जो सुनकर ह्यूरी सदमे में चली जाती है। देखो कोफुको तुम ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट तो देना ही चाहिए। चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे बस 1 मिलियन ही दे दो। देखा देखा मैंने सीधे 90% डिस्काउंट दिलवा दिया ना। लेकिन ह्यूरी को सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एक तो तुमने अब तक मेरी प्रॉब्लम ठीक भी नहीं की और तो और ऊपर से मुझे सारे पैसे देने को कह रहे हो। इनकी लड़ाई की आवाजें गार्डन में बैठे दागोको तक भी आ रही थी। कुछ देर बाद या तो दोनों को साथ लेकर टंजन के पास पहुंचता है, उसको थैंक्स कहने की उसने तमोने को भेजा मदद के लिए। तो वो उसे पूछती कि आखिर तुम सोच कर रहे थे, अपनी हालत इतनी खराब क्यों होने दी? अगर तुम पहले युकिने को अलग कर देते तो इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। हाँ मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि युकिने कुछ
अलग है, उसमें सभी से कुछ अलग बात है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। साथ ही मैं चाहता था कि उसे खुद अपनी गलती रियलाइज हो। तभी टेंजिन और यातो की आपस में किसी बात पर बहस छिड़ जाती है। इधर तोमोने ह्योरी और युकिने को अपने साथ लेकर साइड में आती है और उन्हें बताती है कि शायद तुम लोग अभी नहीं जानते, पर काफी टाइम पहले टेंजिन ने भी एक रेगिलिया को निकाल दिया था क्योंकि वो पूरी तरह अपवित्र हो चुकी थी। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था युकिने, और वो एक कॉन्टेंजियस स्टेट था। तुम गायब भी हो सकते थे लेकिन तुम बच गए। हाँ, मुझे पता है गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें समझ सकती हूँ, एक रेगिलिया होना आसान नहीं। छोटी सी गलती से भी हम अपवित्र हो सकते हैं क्योंकि हम चारों ही तरफ से फैंटम से घिरे हुए हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे गलत इरादे हम पे हावी हो जाएं। दूसरी तरफ या तो यहाँ पर टेंजिन को बता रहा होता है कि पता नहीं क्यों एक्सीडेंट के बाद से ह्योरी की स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इसलिए मैं उसे टाल रहा था। लेकिन अभी लगा अगर 3 वर्ष ने मेरी जान बचा ली तो सोच रहा हूँ कि उसकी मदद कर ही दूं। या तो तुम और कितने गिरोगे? फिर टेंजिन उसे कहता है अगर तुम्हें सही में उसे ठीक करना है तो अपने और उसके बीच के रिलेशन को खत्म कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन होने की वजह से वो बार बार हमारे वर्ल्ड की तरफ खींच रही हो। तो तुम्हें अपने और उसके बीच का रिश्ता खत्म करना होगा, शायद इससे कुछ असर पड़े। या तो ये बात सुनकर इतना हैरान था कि बस खड़ा देखता ही रह जाता है। अगले सीन में ह्योरी अपने दोस्तों के साथ होती है जहाँ पर ये पता चलता है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो इसलिए वो लोग श्राइन विजिट का प्लान कर रहे थे। उनसे बात करते हुए ह्योरी को एक गॉड राबुसामा के बारे में पता चलता है जो कि आजकल काफी पॉपुलर है। अगर कोई इंसान उस गॉड को किसी ऐसे का नाम बताए जिसे वो गायब करना चाहता है तो राबुसामा उसे सच में गायब कर देता है। और वैसे ये है कौन, ये तुम्हें जल्दी पता लगेगा। जिसके बाद कोफुको का घर दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योरी युकिने को पढ़ा रही होती है। दोनों ही काफी मेहनत करने में लगे थे, तो दाइगो इनके लिए स्नैक्स लेकर आता है, लेकिन अंदर तो यातो बैठा स्नैक्स का इंतजार कर रहा था। तो दाइगो को भी उस पर अपना प्यार बरसा देता है। रात में जब ह्योरी घर पर आती है तो उसे अपने एक फ्रेंड यामा का मैसेज आता है श्राइन विजिट के लिए, और दूसरी तरफ अपने गॉड भाई साहब को मिला होता है एक डॉग हाउस क्लीन करने का काम। लेकिन उल्टा यातो को ही उस डॉग के घर से जलन होने लगती है क्योंकि वो घर इतना बड़ा जो है वो अंदर बैठा ही था कि उसे ह्योरी का कॉल आता है जो कि आज रात यातो और युकिने को श्राइन विजिट बुला रही थी। हाँ, मैं आ जाता, पर क्या करूँ आजकल काम में बहुत बिजी हूँ। चिंता मत करो, वहाँ खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो सुनकर दोनों ही जाने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद जब ह्योरी रेडी होकर श्राइन विजिट के लिए जाने लगी तो पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर सिनोरा उसे देख रही होती है। ये वही गॉड है जिसके बारे में ह्योरी के दोस्त बात कर रहे थे कुछ देर पहले, गॉड राबुसामा। तो ये वही लड़की है जो यातो के साथ रहा करती है। चलो उसे मार डालते हैं। नहीं रुको, अभी ये हमारे काफी काम आ सकती है। अगले सीन में ह्योरी अपने दोस्तों से मिलती है जो कि बड़े चोमू से बन के आए हुए थे और उसको इतना सजा हुआ देखकर हैरान होते हैं। आज मैं तुम लोग को अपने एक और फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। अच्छा, वो एक लड़का है, मतलब इसलिए तुम इतना सच के आई हो? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो। जिसके बाद तीनों थोड़ा घूमते फिरते हुए श्राइन विजिट करते हैं, पर अब तक उसे यातो नहीं मिला था। तो ह्योरी उसे ढूंढने लगती है और कुछ समय बाद काफी लोगों के भीड़ में यातो उसे दिख भी जाता है। तो वो उसको बुलाने के चक्कर में उसके पीछे चली जाती है और हमेशा की तरह ही अपनी बॉडी फिर से वहीं पर छोड़ गई। दूसरी तरफ यातो इधर युकिने के साथ भागते हुए कहीं जा रहा होता है क्योंकि उसे एक नया काम मिला है फैंटम्स को मारने का। दोनों आप बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक फैंटम था और यातो उसे बड़े आराम से मार देता है। लेकिन सिर्फ एक नहीं, अब उसके सामने एक साथ कई सारे फैंटम्स अपीयर होते हैं और अब इन्हें मारने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तो यातो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूर से खड़ा राब वही सब देख रहा था। तो यातो और युकिने, चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोग अब क्या कर सकते हो। असल में यार सारे फैंटम्स यहाँ पर राबू नहीं बुलाए थे ताकि वो यातो के रियल पावर्स देख सके। इधर ह्योरी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर यातो तो नहीं मिलता लेकिन नोरा मिल जाती है। तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, एक हाफ फैंटम को। और तभी नोरा कुछ फैंटम डॉग्स को ह्योरी के पीछे छोड़ देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नोरा ऐसा क्यों कर रही है और किसी तरह उन डॉग्स से बचते बचाते हुए भागने लगती है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए। उनसे बचते बचाते हुए ह्योरी एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन अभी वो काफी थक चुकी थी। उसमें भागने की और हिम्मत नहीं होती। वो डॉग्स उस पर अटैक करने ही वाले थे कि सूरज उग जाता है और उसकी रोशनी की वजह से सबके सब एक साथ गायब हो जाते हैं। तो प्यारी ह्योरी, अगर तुम बस इनसे ही डर गई तो मैं बता दूं कि आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अब गॉड राबुसामा आ चुके हैं। अगर उनसे विश मांगी जाए तो राबुसामा किसी को भी खत्म कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, फैंटम हो या भले एक गॉड क्यों ना हो। और असलियत तो ये है कि राबू सिर्फ और सिर्फ यातो को मारने के लिए ही फार शोर से यहाँ पर आया है। उससे ये सब बातें सुनकर ह्योरी बहुत हैरान होती है। मेरी बात मान लो, तुम बार बार इस दुनिया में आना बंद करो, तुम्हारी वजह से ही यातो कमजोर पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यातो यहाँ पर लगातार फैंटम्स को मारने में लगा था, लेकिन वो फिर भी खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब और नहीं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो युकिने इसे एक बार में खत्म करे। और वो ऐसा करता भी है, एक झटके में ही उन सबको खत्म कर डालता है और सब कुछ निपट जाने पर जल्दी से भाग के ह्योरी के पास जाता है। तो क्या गॉड ऑफ वॉर में बस इतनी ही ताकत है? या तो तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। कुछ देर बाद अब जब दोनों ह्योरी से मिलने आते हैं तो देर से आने के लिए उसे माफी मांगते हैं। हाँ, पर लेकिन आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। इसके बाद अब काफी सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राबू और एक और गॉड दोनों ही मिलकर काफी सारा खून खराबा करके लोगों की जान ले रहे थे। उन दोनों ने ही कुछ मिनटों के अंदर ही सबको मार डाला और राबू के साथ यहाँ पर दूसरा गॉड और कोई नहीं बल्कि यातो था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राबू ने गुस्से में आकर कई सारे लोगों को जान से मार डाला था। मैं अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा
कि या तो ऐसा बन चुका है। राबू अपनी रेगुलर नोरा का इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने नाम दिया है नोरा हिमे, और उसे इतने सारे लोगों को मारते हुए एक आदमी ने देख लिया था, तो राबू उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिसके बाद यूकिने और यातो को दिखाया जाता है जो कि अभी कोफुका के घर में ही रह रहे हैं। यातो, क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? मुझे पढ़ाई करनी है। पर यार ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तुम्हारे बारे में सब याद है पर मेरे बारे में भूल चुकी है। और तभी वापस से कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योरी यूकिने से पूछती है कि भला तुम्हारे साथ ये कौन है? अरे पागल, मजाक करना तो मेरा काम है और तुम मुझसे ही मजाक कर रही हो। असल में बात यह है कि ह्योरी को यूकिने तो अच्छे से याद है पर वो यातो के बारे में सब भूल चुकी है। और ये सुन के यातो के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर प्रेजेंट में यूकिने उसे कहता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो सकता है कि उसे कोई बीमारी हुई होगी इसलिए वो शायद से कुछ समय के लिए तुम्हें भूल गई है। पर यातो शांत बैठने वाला थोड़ी था। वो डिसाइड करता है कि मैं फिर से ह्योरी को पहले जैसा करके ही रहूंगा। जिसके बाद अगले दिन यातो यूकिने के साथ ह्योरी को लेकर उसी रोड पर आता है जहाँ वो लोग पहली बार मिले थे। तो याद है ना तुम्हें वो दिन हम लोगों ने यहाँ पर उस बिल्ली मिलॉर्ड को देखा था और मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी बस से टक्कर हो गई थी। ये देखो मिलॉर्ड कुछ ऐसी दिखती है। अरे वाह मिस्टर यातो, आपकी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है। बेचारा काफी कोशिश करने में लगा होता है पर ह्योरी को कुछ भी याद नहीं आता और वो अब घर जाने ही लगती है कि यातो उसका हाथ पकड़े कहता है चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी मेमोरीज वापस ला के ही रहूंगा। जिसके बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यातो ह्योरी की मेमोरीज वापस लाने के लिए काफी सारी ड्राइंग्स बनाने में लग गया है और यूकिने से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, रहने दो, इन बेकार की ड्राइंग से भला क्या ही याद आएगा उसे, फालतू ये सब मैं नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ह्योरी नहाते हुए यही सोच रही होती है कि आखिर ये मिस्टर यातो है कौन और भला वो मुझे कैसे जानते हैं। इधर यहाँ काफी देर तक मेहनत करने के बाद यातो ने काफी सारी ड्राइंग्स बना लिए होते हैं। चलो चले, अगर उसने ये सब देख लिया तो जरूर मैं उसे याद आ ही जाऊंगा। यूकिने के साथ वो ह्योरी के घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में नोरा मिलती है। तो कैसे हैं आप? गॉड यातो, मुझे लगा ही था ये सब तुमने ही किया है ना? हाँ सही कहा, मैंने ही उसकी मेमोरीज मिटा दी। वैसे भी तुम्हें भूलना तो बहुत ही आसान है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने असली रूप को पहचानो। याद करो कि आखिर तुम कौन थे। या तो उसकी बातों में आकर पुरानी चीजें याद करने ही लगता है क्योंकि उसे रोक लेता है। तो इस बार तुम्हारा क्या प्लान है? ह्योरी के साथ क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे मिलने आओ। और तभी राबू वहाँ आके नोरा को एक वेपन में कन्वर्ट कर लेता है। ये क्या राबू, तुम जिंदा हो? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे भी तुमसे मिले काफी समय हो चुका है। और एकदम से ही यातो पर अटैक कर देता है। दोनों के ही बीच फाइट शुरू हो जाती है लेकिन ये साफ दिख रहा था कि यातो राबू के सामने काफी कमजोर पड़ रहा है। जरा तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी असली ताकत ये नहीं है। याद करो खुद को, आखिर तुम थे कौन? ये सुनते ही यातो फिर से उसके बातों में ही आने लग रहा था कि यूकी ने उसे टोक के होश में लाता है। धीरे धीरे उन दोनों की लड़ाई से आसपास का माहौल बदलने लगता है जो चीज मिशामुने और टेंजिन भी फील कर पा रहे थे कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ यूकी ने राबू के सामने कमजोर पड़ चुका था और ज्यादा लड़ने की उसमें ताकत नहीं बचती। तो यातो उसे रियल फॉर्म में वापस ले आता है। शायद तुमने सही कहा था फुरोहिमे, ये अब वो पुराना यातो नहीं रहा जिसे मैं जानता था। दरअसल यार फुरोहिमे वो नाम है जो राबू ने नोरा को दिया है। जिसके बाद वो भी अपने रियल फॉर्म में आ गई और यातो से कहती है ये मेरा वादा है तुमसे, अगर तुमने राबू को हरा दिया तो मैं ह्योरी की मेमोरीज वापस कर दूंगी। और इतना कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कुजुमा कोफुको के घर आया हुआ था आज जो मौसम में बदलाव हुआ था वो बताने के लिए। और जब उसे इन लोगों से पता चलता है कि सब राबू ने किया था तो वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब फीलिंग आ ही रही थी, यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में वापस आ गया। तो यूकी पूछता है कि आखिर ये राबू है कौन? दरअसल उसे गॉड ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। पहले तो वो इंसान ही था और एक जासूस के लिए काम किया करता था, लोगों को जान से मारने का काम। लेकिन उसके मरने के बाद भी एक मशहूर किलर होने की वजह से उसका डर लोगों के अंदर बैठा हुआ था। शायद यही एक वजह थी कि वो गॉड बन गया, एक इविल गॉड। राबू ने लोगों के विशेष पर फैंटम्स, इंसान और यहाँ तक कि गॉड्स को भी मारा है। तो आखिर उस जैसे को ह्योरी से क्या लेना देना? हाँ तुम नहीं जानते पर राबू एक समय पर यातो का दोस्त हुआ करता था। हाँ और मैंने तो ये तक सुना है कि उन दोनों ने साथ में जंग भी लड़ी थी। या तो दोस्त था उसका, मतलब कि उसने इंसानों की भी जान ली हुई है। हाँ सही कहा, और ये बात मैंने ह्योरी को भी बताई थी पर उसने फिर भी कभी यातो का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि शायद वो जानती है कि यातो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर ऐसी बात है तो कुछ भी करके मुझे उसकी मेमोरीज वापस लानी ही होगी। दूसरी तरफ यातो की बात सुनकर टेंजिन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैंने तुम्हें ये तो बताया ही था कि वो तुम्हारी वजह से ही अपनी बॉडी से बार बार बाहर आकर इस वर्ल्ड में आ रही थी। तो ये तो अच्छी बात है कि अब उसके साथ ऐसा नहीं होगा, तुम्हें उसके साथ अब अपने कनेक्शन तोड़ने होंगे। और यातो इस बार भी उसकी बातों कोई जवाब न देते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो घर आया तो यूकिनो से कहता है मुझे तुमसे ह्योरी की मेमोरीज के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं अब रहने दो, भूल जाओ उसे, ह्योरी और उसकी यादें दोनों को भूल जाओ, वही अच्छा रहेगा। यूकिने को ये उम्मीद नहीं थी कि या तो हार मान लेगा, इसलिए वो नाराज हो गया था और सोचता है कि आखिर अब इसे क्या हुआ, कल तक तो ये बड़े जोश में था। अगले दिन जब ह्योरी स्कूल में होती है तो अपने नोटबुक के अंदर उसने यातो की ड्राइंग देखी और सोचती है कि क्या सच में मैं इसे जानती हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इतने में उसे यूकिने का मैसेज आता है जिसने उसे आज पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद शाम के टाइम ह्योरी यूकिने की बताई हुई जगह पर बैठकर उसका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी वो एक पिक्चर बुक लेकर उसके पास आता है। चलो आज मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ। इस बुक के अंदर उन सारे इंसिडेंट्स की ड्राइंग बनी हुई थी जो या तो ह्योरी और यूकिने के साथ हुआ था। तो वो सारी पिक्चर्स दिखाते हुए उसके पीछे की कहानियां बताने लगता है। और ये बात यातो को भी पता चल चुकी थी कि यूकिने फिर से ह्योरी से मिलने गया है। नोरा उसके पास आती है। अब भला तुम यहाँ क्यों आई हो?
क्या तुम्हें यूरी की मेमोरीज नहीं चाहिए जो मैंने उससे ले ली? दूसरी तरफ यूकी ने उसे पूरी कहानी बताकर कहता है, तो ये थी अब तक की हम तीनों की जर्नी, तुम, मैं और यातो। हाँ, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे अभी भी उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, पर वैसे ये कहानी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि हम अच्छे दोस्त हैं। तुम ये बुक मुझे दे दो, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। और जैसे ही यूरी ने बुक अपने हाथ में ली, उससे पूछते कि आखिर आप कौन, क्या ये बुक आपकी है? मतलब कि वो अब यूकिने के बारे में भी भूल चुकी है, जिससे यूकिने बहुत हैरान होता है और बिना कुछ बोले बुक वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और इधर यहाँ यातो को भी यूकिने के इमोशंस फील हो जाते हैं, तो वो नोरा से पूछता है कि आखिर अब तुमने क्या किया? देखो, साफ सीधी बात है, अब धीरे धीरे यूरी अपनी सारी मेमोरीज खोती जा रही है। अगर जल्दी तुम उनसे मिलने नहीं आए तो कुछ भी नहीं बचेगा। रात के समय यूकी ने नदी के पास बैठकर रो रहा था कि तभी यातो वहाँ पर आता है। तुम उदास मत हो, अब हम यूरी की मेमोरीज वापस लाने जा रहे हैं, लेकिन याद रखना उससे लड़ना आसान नहीं, शायद मैं तुम्हें खो भी सकता हूँ और यही वो लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ, बस तुम खुद पे विश्वास रखो, हम जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूरी यूकिने की वो दी हुई बुक को अपने साथ ले आई है। अगली सुबह यूकिने और यातो यूरी से मिलने आते हैं, जहाँ वो अभी स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारी मेमोरीज हम वापस ला के रहेंगे। दोनों को इस तरह देख यूरी भी रोने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि उसे कुछ न कुछ याद आने लगा है। यातो और यूकिने वहाँ से जाने लगते हैं, जो यूरी को अच्छा नहीं लगता, और वो उन्हें रोकने की कोशिश में फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है। इधर यहाँ राबू अपने श्राइन के पास खड़ा यातो का इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, ये राबू का ही श्राइन है। एक ऐसा भी टाइम था जब यहाँ पर ढेर सारे लोग अपनी विश मांगने आया करते थे, लेकिन अभी के टाइम पर ये खंडहर जैसी जगह बन चुकी है। तो जहाँ हमारा जन्म हुआ वहीं अंत भी होगा, सही कहा ना यातो? और थोड़ी देर बाद यातो भी आ जाता है, जहाँ यूरी की स्पिरिट भी उसके साथ आ गई थी। अरे यार, भला तुम मेरे साथ यहाँ कैसे आ गई? तुमने अपनी बॉडी कहाँ छोड़ दी? लेकिन यूरी को अभी भी कुछ याद नहीं होता। अपनी पूंछ देख के ही वो हैरान होते है कि भला ये क्या चीज है। तो आखिरकार मेरे दोस्त तुम आ ही गए, चलो तो एक बार फिर तैयार हो जाओ। यातो यूरी को दूर जाने के लिए कह के यूकिने के साथ उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर अभी जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो कि राबू यातो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अटैक को डॉज करते हुए यातो को एक वाटर बबल में ट्रैप कर देता है। क्या बकवास है, मैं जिस यातो को जानता था वो अभी तक नहीं लौटा। नहीं यार, मैं फंस नहीं सकता, ऐसे तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। पर तब यूरी वहाँ आके उसे बबल से बाहर निकाल लेती है। तुम पागल हो क्या? यहाँ क्यों आई? दूर रहने के लिए बोला था ना मैंने। पर चलो कोई बात नहीं, जान बचाने के लिए शुक्रिया, और अब दूर ही रहना तुम। यातो, आखिर तुम इतने कैसे बदल गए? दोबारा जब राबू के ऊपर यातो ने अटैक किया तो वो उसे पूछता है आखिर वो कहाँ है, वो गॉड ऑफ वॉर जिसे मैं जानता था, और एक लात मार के उसे दूर फेंक देता है। यातो फिर से उठकर उससे दोबारा लड़ने आ गया, लेकिन राबू उससे बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि वो यातो कहाँ है जिसे मैं जानता था? कहाँ गई तुम्हारी वो खून की प्यासी चमकती हुई आंखें? आखिर कहाँ है असली गॉड ऑफ वॉर? लेकिन यातो अभी कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके अटैक को डॉज करके राबू यूरी को देखता है, शायद तुम्हें वापस लाने के लिए इतना काफी नहीं। और अगले ही सीन में यूरी के पास आके उसे मारने ही वाला था कि यातो उसे रोक लेता है और जल्दी से यूरी को लेकर वहां से भागने लग गया। उन दोनों की लड़ाई से मौसम में भी काफी बदलाव आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंटम्स भी सामने आने लगते हैं और इन्हें मारने का काम मिशामुने संभाल रही होती है। कुजुमा, क्या तुम जानते हो ये सारे फैंटम्स इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हो गए? हाँ, ये दो गॉड्स की लड़ाई की वजह से हो रहा है, गॉड ऑफ कैलेमिटी और गॉड ऑफ वॉर की वजह से, जो सुनकर मिशामुने भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर यातो यूरी और यूकिने के साथ एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपा होता है। वो तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यातो, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे लड़ पाओगे, तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं उससे कैसे भी करके लिपट लूंगा। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान कर पाते, राबू ने ढूंढ लेता है और वो छोटी सी बॉल जिसमें यूरी की मेमोरीज मौजूद थी उसे बहुत दूर फेंक देता है। यातो जल्दी से भागते हुए जाके उसे कैच करने ही वाला था कि इतने में राबू बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अब यूरी भी बेहोश हो चुकी थी। तो यातो पहले उसे ले जाकर आराम करने के लिए उसे साइड में रख देता है। तो क्या अब मैं असली गॉड ऑफ वॉर से मिल सकता हूँ? मुंह बंद कर अपना, यूकिने तुम तैयार हो जाओ। और यातो उसकी तरफ देखते हुए एक बहुत ही डेंजरस किलर लुक देता है। और सही में कह रहा हूँ यार, जब एनिमे के अंदर मैंने ये सीन देखा था तो मुझे गूज़बम्स तक आ गए थे। अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि यातो को गॉड ऑफ वॉर क्यों कहते हैं। अगले ही सेकंड यातो इतनी तेज राबू के ऊपर अटैक करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। जिसके बाद राबू और यातो दोनों के बीच ही एक सीरियस बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार यातो भारी पड़ रहा होता है और जीत भी एंड में उसकी ही होती है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल यही चाहता था, हम दोनों ही तबाही के देवता हैं और अब होगी असली लड़ाई शुरू। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। और राबू अपना मास्क उतार लेता है और तब पता चलता है कि उसकी एक आंख है ही नहीं। राबू पूरे आसमान के आंधी तूफान को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसमें काफी सारे फैंटम्स ही मौजूद थे। कर क्या रहे हो तुम? एक गॉड होने के बावजूद फैंटम्स के साथ मर्ज हो रहे हो? हाँ, क्योंकि तुमसे लड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और एक बार फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके ऐसे अटैक्स की वजह से एक बड़ी सी चट्टान कट के यूरी के ऊपर गिरने लगती है, जो यातो देख लेता है और जल्दी से उसे बचाने के लिए जाने ही लगा कि राबू मौका देखते ही दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद जब आसपास की धूल हटी तो दिखाया जाता है कि यातो ने यूरी को बचा लिया और सारी चट्टानें उसके ऊपर ही गिर रही हैं। दूसरी तरफ यूरी अपने माइंड के अंदर खुद से पूछ रही होती है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। ये कैसी महक है, मैं शायद इसे जानती हूँ। गॉड, यातो क्या ये तुम हो? और जब उसने आंखें खोली तो देखती है कि यातो उसके पास बैठा रो रहा है। यूरी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है शांत हो जाओ, अब
मैं आ चुकी हूँ। या तो ये देख के इतना खुश होता है कि उसे गले से लगा लेता है, लेकिन जोश जोश में आके बेचारा उसे कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाता है। तो हियोरी उसे एक जोर का लात मार के दूर करती है। नामुमकिन, इसने मेरे स्पेल को कैसे तोड़ दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं पहले इसे ही खत्म करूंगा। या तो उसे सब बता ही रहा होता है कि वो यहाँ पर आई कैसे कि इतने में राबू हियोरी को ही खींच लेता है। आखिर बात क्या है? या तो तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो पा रहे? भूल गए तुम हम कैसे गॉड्स हुआ करते थे? हम लोगों की लालच से भरी बुरी इच्छाओं पर जीते थे। चुप रहो, वो हमारा पास्ट था जिससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो सब भूल चुका हूँ और तुम भी भूल जाओ। हियोरी को छोड़ दो। तो ऐसा है, सारी फसाद की जड़ी लड़की ही है। ठीक है या तो अब तुम्हें वापस लाने के लिए मैं इसकी बलि देने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी ऐसा करता, या तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे राबू के अंदर के सारे फैंटम्स खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से राबू अब पूरी तरह कमजोर पड़ गया। हियोरी भागते हुए यातो के पास आके कहती है, बहुत हो गया, चलो अब हम लोग वापस चले। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ खत्म करके मेरे साथ वापस चलो। ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। और अगले ही सेकंड या तो पलक झपकते उस पर अटैक करता है जिससे राबू का वो मास्क बीच से कट के गिर गया। असल में उसने इस मास्क के कर्स पावर से ही अपनी बॉडी को फिर से हासिल किया था, तो इसलिए अब इसकी कर्स पावर खत्म होने की वजह से राबू भी गायब होने लगता है और मरते हुए यातो से कहता है, हम लोगों की इच्छाओं को कितना भी पूरा कर दें, लोग हमसे फिर भी डरते थे। भले ही हम दोनों तबाही के देवता थे, लेकिन आखिर में हमारा वजूद लोगों की इच्छाओं की वजह से ही था। और एक इंसान की इच्छा तो हर वक्त बदलती ही रहती है। इसलिए जब मैं 500 साल सोने के बाद जागा तो बस मरना चाहता था, लेकिन किसी और के हाथों से नहीं, सिर्फ तुम्हारे हाथों से। या तो वो सिर्फ तुम थे जो मुझे समझते थे। और देखो अब मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, पर भूलना मत, आखिर में हम दोनों का ही नसीब एक जैसा है। नहीं, तुम गलत हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं बदल चुका हूँ। और अपने कुछ आखिरी शब्दों को कहते हुए राबू गायब हो जाता है। धीरे धीरे अब आसमान भी साफ होने लगता है। टेंजिन और मिशामोने भी समझ जाते हैं कि जरूर किसी गॉड का अंत हुआ है। जिसके बाद शाम के वक्त नोरा को दिखाया जाता है, जो कि उस टूटे हुए मास्क को उठाते हुए कहती है, मेरा ये तरीका तो फेल हो गया, अब मुझे अपने फादर से ही बात करनी होगी। दूसरी तरफ जब तीनों घर जा रहे होते हैं तो युकी ने हियोरी से पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तुम्हारी याददाश्त वापस कैसे आ गई? हियोरी ये कहने ही वाली थी कि सब या तो कि महक की वजह से हुआ, मुझे वो काफी पसंद है, लेकिन तभी शर्माते हुए टॉपिक चेंज कर देती है। देखो हियोरी, अगर तुम्हें सच में ठीक होना है तो तुम्हें हमारे साथ के सारे कनेक्शंस तोड़ने होंगे, हमें भूलना होगा, तभी तुम नॉर्मल दुनिया में इंसानों की तरह रह पाओगी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई कनेक्शंस नहीं तोड़ने। और ये बात जब कोफुको को पता चलती है तो उसका शक यकीन बदल जाता है कि जरूर हियोरी और यातो के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि इसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, पता नहीं इसके पीछे कोई वजह है भी या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वजह है, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, पर वो तुम हो जो मेरे साथ सारे कनेक्शंस तोड़ना चाहते हो। और ये सब सुन के कोफुको और दागो को बड़े खुश होते हैं कि फाइनली इसने कह ही दिया। यातो भी शर्मा गया था तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें 5 येन देने होंगे ताकि मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकूं। और हियोरी खुशी खुशी उसे दे भी देती है। कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझ लेना। तो ठीक है बर्ड्स, तुम्हारी ये पुकार सुन ली गई है। और यार इसी के साथ नोरागामी का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। सीरीज तो अच्छी लगनी ही चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग 8.2 से भी ज्यादा है। इसका भी सीजन 2 भी है, लेकिन वो तभी आएगा जब इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट्स होंगे। मिलते हैं आप तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।